सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम लोग का निट्टो का लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर्स कर चुके हैं और आई होप सभी ने रिवाइज कर लिए होंगे जितने भी हमारे 7 लेक्चर्स हुए हैं। नोट्स मैंने आपके डाल रखे हैं। परमार एसएससी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और क्लास कैंसिल घर जाओ। अच्छा। गुड मॉर्निंग सभी को। या तो आज बुक ऑर्डर होगा या तो साइट क्रैश होगी। हाँ जी, तो आज क्लास कैंसिल नहीं हुई, घर से वापस आ जाओ। अच्छा एरन, तुमको मॉनिटर बनाने लायक है ना। चलो तो हाँ जी, आज बुक लॉन्च होगी आपकी शाम को, है ना, इवनिंग में 7 PM। यूपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज़ लाई है। थोड़ा टाइम मिले फिर लाते हैं यूपीएससी का भी, है ना। स्टेट पीएससी का सोचा है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो मतलब पीसीएस वगैरह के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं? हाँ, अभी बिहार का है ना, आई थिंक 70th बीपीएससी। यूपी पीसीएस का भी है जल्दी। नमस्ते सभी को। वेरी नाइस टीचिंग मेथड सर। अभी तो पढ़ाई कहाँ अभिषेक जी? हाँ, पढ़ाने तो दीजिए सर। बुक अभी लॉन्च करा देंगे सर। हाँ, बुक को कम में कराना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8 बीपीएससी है सर। सर मैं पीसीएस और आरओ। अच्छा लक्ष्य किसी के पास ठीक है। चलिए तो लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकेंड 5 year प्लान इज नॉट करेक्ट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर, इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, एक्सपेंशन ऑफ, एक सेकंड में चेक करना पड़ेगा, 15 तो नहीं होना चाहिए इसमें। इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चलिए, टू रेज दी लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब बताइए कौन सा गलत होगा। एक सेकंड। चलिए तो उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा आगे, है ना। सेकेंड, आई थिंक इसमें कुछ इशू आ रहा है, रुकना है यार एक सेकेंड, ठीक है। पेन टैब में आई थिंक कोई तो इशू है, एक सेकेंड। क्या हो गया यार? अरे यार,
चलो भाई एक सेकेंड, हाँ भी चलो ठीक है। हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। सेकंड 5 ईयर प्लान हम जानते हैं कि ये किसके रिगार्डिंग था, दैट वाज रिगार्डिंग द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मेन गोल था। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, तेज़ी से औद्योगिकरण करना। और अब हमें बात ये पता है कि इसके तहत 3 स्टील प्लांट्स को भी स्टैब्लिश किया गया था। वो 3 स्टील प्लांट्स कौन से थे? एक तो था आपका राउरकेला में, एक था आपका दुर्गापुर में, और एक था भिलाई में। कमेंट में जल्दी से बताएंगे कि किसकी हेल्प से स्टैब्लिश किया गया था इनको तीनों को। 1959 में राजेंद्र प्रसाद जो हमारे उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको इनॉग्रेट किया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन की अगर बात करेंगे तो 1951 से 56 पहला था, 56 से लेकर 61 तक दूसरा 5 ईयर प्लान था। अब यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया गया था कि सो दैट कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही बढ़ सकें। तो डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर ये होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकें ये होगा, एक्सपेंशन ऑफ द कंज्यूमर गुड सेक्टर, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे देखें तो बी और सी इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड है, और एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही नहीं होगा, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था स्पेसिफिकली। ठीक है, तो राउरकेला की अगर बात करेंगे तो राउरकेला आपका पड़ता है उड़ीसा में, और ये इस्टेब्लिश किया गया था। हमने कैसे याद किया था कि जर्मनी की हेल्प से हमने, या फिर जर्मनी के साथ हमने केला खाया। दुर्गापुर पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में, और इसको हमने इस्टेब्लिश किया था यूके यानी ब्रिटेन की हेल्प से। और भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, और इसको हमने इस्टेब्लिश किया था रशिया की हेल्प से। इसमें जो टारगेट रखा गया था, जो गोल रखा गया था अचीव करने का, दैट वाज 4.5%, 4.5% का टारगेट रखा गया था, बट अचीव कितना कर पाए थे? 4.27%। ये किस मॉडल पे बेस्ड था? तो इट वाज बेस्ड ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, पीसी महालनोबिस वही हैं जिनकी जन्म दिवस पे 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड यू शुड नो दिस कि जो पीसी महालनोबिस थे, एक सेकेंड, जो पीसी महालनोबिस थे, इन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को, राष्ट्रीय जो आय है उसको फॉर्मलाइज्ड वे में रखा था। अब ये ध्यान रखिएगा, इस पे अभी आपका जो सीजीएल एग्जाम हुआ था, मोस्ट प्रॉब्ली जो कल हम लोग का सेशन रहने वाला है निट्टो का, द बुक इज़ कलरफुल, हाँ कलरफुल ही रहेगी। तो जो कल हम लोगों का लेक्चर रहेगा वो इवनिंग में रहेगा, बिकॉज मॉर्निंग में कल रेलवे की 1 शॉट वाली क्लास है केमिस्ट्री की, तो इवनिंग हमारा लेक्चर रहेगा। और वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो इस बार का सीजीएल एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पे आप निट्टो लगा सकते थे, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो इसी बार के आपके सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग दी नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रखा किसने? तो इस कॉन्सेप्ट को रखा था दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रखा था, लेकिन इसको फॉर्मलाइज्ड तरीके से रखने वाले पीसी महालनोबिस थे, जिनके मॉडल पे सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था। और अगर इसमें पूछेगा कि इसको जो नेशनल इनकम है इसका साइंटिफिक अप्रोच किसने दिया था? ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच इस नेशनल इनकम को किसने दिया था? तो ये कौन थे? VKRV राव। ठीक है, VKRV राव थे ये, इन्होंने रखा था इस कॉन्सेप्ट को, या फिर नेशनल इनकम के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को। इन्होंने ही इंडियन के इकोनॉमिक सेक्टर को 2 सेक्टर में बांटा था। जैसे आज हम 3 सेक्टर में बांट के पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो इन्होंने 2 सेक्टर में बांटा था। एक प्राइमरी वाला एग्रीकल्चर रखा था, और बाकी में जितना भी बच गया उसको दूसरे सेक्टर में रखा था। तो 2 सेक्टर में डिवाइड किया था इकोनॉमी को VKRV राव ने ही, जिन्होंने नेशनल इनकम के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को दिया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी BC। ठीक है, तो 6 जो हमारा लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। इसमें आप आराम से टेक्निक लगा सकते हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। करें फिर। ऑल ऑफ सर, सिरका का मतलब होता है मतलब अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सिरका का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 6th सेंचुरी BC। तो ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल्स ऑफ महाजनपद। तो हमें पता है कि जो महाजनपद थे इस समय, कितने महाजनपद थे? तो टोटल 16 महाजनपद थे,
है ना। ये 6th सेंचुरी BC का मतलब क्या है, इसका मतलब है 500 BC से लेकर जो 600 BC का टाइम पीरियड है, या फिर हम बोलें 600 BC, क्योंकि 600 BC पहले आएगा, 500 BC बाद में आएगा। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये महाजनपद का टाइम पीरियड है, जब 16 महाजनपद हमारे एग्जिस्ट कर रहे थे। ये 16 महाजनपद किस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में पहले ही हम लोग देख चुके हैं महाजनपद और उनकी जो कैपिटल है। तो ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल्स ऑफ महाजनपद, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। अब खुद ही देखिए ऑल क्या है, ये एक एक्सट्रीम कीवर्ड है कि नहीं है। ये एक आपका एक्सट्रीम कीवर्ड है कि सारे ही जितने हमारे ये अर्बन सेंटर डेवलप हुए वो महाजनपद की कैपिटल से दूर डेवलप हुए। उनमें से अगर कोई एक भी किसी भी एक भी महाजनपद की कैपिटल के पास डेवलप हो गया होगा, अपने आप ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत होगा आपका। तो पहला वाला गलत, ठीक है। सबने सही लिखा है लेकिन जैन टेक्स्ट नहीं लिखा है। अंगुत्तर ने कहा तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया। और भगवती सूत्र, अगर आपको याद हो मैंने बताया था भगवती सूत्र, ठीक है, उसमें मेंशन्ड है क्या आपका, उसमें ये महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है। अब मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अराउंड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब पहला अगर गलत, अच्छा ये पूछा हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ऊपर जो जितने स्टेटमेंट दिए उनमें से कितने सही हैं, 3 तो सही हो नहीं सकते हैं क्योंकि एक तो गलत हो गया है। ये पूछ रहा है कितने सही हैं, एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही हैं, 3 सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा ना, कितने स्टेटमेंट सही हैं ये पूछ रहा है। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अराउंड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, येस कोई डेटा कोई फैक्ट कोई इस तरह से एक्सट्रीम कीवर्ड कोई आप नहीं है, तो थोड़ा जनरलिस्टिक टाइप स्टेटमेंट है, अफॉर्मेटिव टाइप स्टेटमेंट है। मैनी वर बसलिंग सेंटर्स कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, ओके ठीक है। तो मैनी वर बसलिंग सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो पॉलिटिकल यहाँ पे एक्टिविटी होगा, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी आपका सही होगा, यानी कि यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट सही होंगे। अच्छा जल्दी से आप कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वज्जी की कैपिटल आप बताएंगे, ठीक है, और मगध की कैपिटल बताएंगे क्या थी। वज्जी की कैपिटल, मगध की कैपिटल और विराटनगर की, ठीक है, विराटनगर, ठीक है। तो वज्जी की वैशाली, ठीक है, वैशाली। मगध की क्या थी, राजगिरी थी पहले, एंड देन पाटलिपुत्र थी। और किसने कैपिटल को शिफ्ट किया था राजगिरी से पाटलिपुत्र, हु शिफ्टेड द कैपिटल। और विराटनगर किसकी कैपिटल थी, ये मत्स्य, जो मत्स्य किंगडम था उसका, ठीक है। बांदा छेदी, याद आया आपको कि हम लोगों ने याद किया था कि छेदी बंदा तो अच्छा था, है ना, इस तरह से याद किया था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, और लिस्ट 2 में उनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो राजगिरी से वैशाली जो ये राजगिरी से पाटलिपुत्र जो कैपिटल शिफ्ट करी थी वो शिफ्ट करी थी उडाइन ने। उडाइन कौन था, मगध में जो पहली डायनेस्टी का रूल हुआ था हरनका डायनेस्टी का। तो हरनका डायनेस्टी का फाउंडर था बिंबिसार, उसका बेटा था अजातशत्रु और उसका बेटा था उडाइन। एलोट्रोप दिए हुए हैं कार्बन के। अब कार्बन क्या है, एक बड़ा ही स्पेशल एलिमेंट है। स्पेशल इस सेंस में है कि ये कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4 होगा। अब 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमें ऑक्टेट रूल के हिसाब से पता है कि अगर किसी एलिमेंट को, किसी एटम को स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन और हीलियम है इनको डुएट रूल फॉलो करना होता है। डुएट का मतलब होता है कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिल गए तो ये स्टेबल। हीलियम के पास तो ऑटोमेटिकली 2 होते ही हैं अपने आप ही। हाइड्रोजन को 1 की नीड होती है क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही शेल होती है और वो शेल है के शेल, पता है ना आपको। हमारी डिफरेंट जो ऑर्बिट होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको शेल बोलते हैं। तो पहली के होती है, देन एल, देन एम, देन एन। तो इनके पास सिर्फ के शेल, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन में ही काम चल जाता है। तो इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 4 हैं तो 8 हो जाएंगे तो काम बन जाएगा, और अगर ये 4 हट जाएं तो के शेल बचेगी कार्बन के पास, तो डुएट फॉलो हो जाएगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न में रहता है कि 4 लें या 4 दें, यानी कि बीच में मामला फंस जाता है। इसलिए कार्बन थोड़ा सा डिफरेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है, जिसकी वजह से हम कार्बन को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन की बात अगर करें तो ये अपने एलोट्रोप्स दिखाता है, यानी कि काफ़ी रूप दिखाता है। ग्रेफाइट इसका एक रूप है, डायमंड है, फ्लोरीन है, ग्रेफीन है। अच्छा कमेंट में ये बताइए आप कि जो कार्बन के जो बॉन्ड बनते हैं, लंबी चेन्स बनती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। तो ये है हमारा ग्रेफाइट, ये है डायमंड। तो ग्रेफाइट और डायमंड में क्या अंतर है,
सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं। अंतर ये है कि ये बहुत हार्ड है, सॉरी ये डायमंड आपका बहुत हार्ड है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, और ये बहुत सॉफ्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि सुचालक होता है, वहीं डायमंड बैड कंडक्टर होता है। क्या कारण है? क्योंकि डायमंड में एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम सिर्फ 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। तो एक जो लैटिस फ्री होता है उसकी वजह से वहाँ पे कंडक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ग्रेफाइट इज दी सॉफ्ट एंड स्लिपरी मटेरियल एंड विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ग्रेफीन की बात कर लें, ग्रेफीन ये रहा, ये एक तरह का नैनो पार्टिकल है, बहुत मतलब आप बहुत कम एटम से बना होता है कार्बन के, और इट इज़ वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होता है। आपको पता होगा जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती हैं वो केवलार की बनती हैं, पता है आप में से कितने लोगों को पता है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती हैं वो केवलार की बनती हैं, केवलार, ठीक है। लेकिन केवलार से भी कई गुना स्ट्रांग होता है ग्रेफीन, तो इसलिए इसको हम आर्मर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आर्मर्स बनाने में, एनर्जी जनरेशन में भी इसका यूज़ होता है, मल्टीपल सेक्टर्स में इसका यूज़ है ग्रेफीन का। तो इट इज़ वेरी मतलब कि ये बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है ग्रेफीन, बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है। फुलेरीन जो है इट इज़ दी थिनेस्ट, एक सेकेंड, थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, तो फिर आपका ग्रेफीन होगा ये, ठीक है। फुलेरीन होगा हमारा वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ठीक है। सिमिलैरिटी होती है थोड़ी सी, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट की जब बात आ जाएगी ना, ये स्ट्रॉन्ग है, जब स्ट्रॉन्गेस्ट की बात आ जाएगी तो ग्रेफीन होगा। तो दैट मीन्स 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगर आप ग्रेफाइट और डायमंड का भी निकाल लिए थे तो आंसर आ ही गया था वैसे भी। जहाँ कार्बन कार्बन के लॉन्ग ये बॉन्डिंग होती है, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। क्या? कैटिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और बाकी तो इसमें आप रिकॉल कर सकते हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होते हैं और दूसरे अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त। कमेंट में ये बताइए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये किस फ्लेम में बर्न करते हैं, कैसी फ्लेम निकलती है जब इनको जलाते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइडियल इंटरनेशनल, जो डेट लाइन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दुर्गा प्रसाद तमता सर, आई एम डूइंग ओनली 1 शॉट्स फॉर सीजल मेंस, इज इट सफिशिएंट? कॉम्प्लीमेंट इट विद दी FRB जो सीरीज़ है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट प्लीज़ इसको करिए, है ना। तो ज़्यादा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट करिए उसको, ज़्यादा सही रहेगा। सर मैं हरियाणा SSC की सीजीएल वाली पोस्ट पर सिलेक्टेड हो गया हूँ, पटवारी की पोस्ट मिली है, एक्साइज मिस्ड बाई 1.2 मार्क्स में कानपुर आने के लिए कैसे कॉल करूँ? CGL CPO मेंस भी है, SSC एंड ट्रुथ। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन SSC एंड ट्रुथ जी, आप पटवारी की पोस्ट में सेलेक्ट हो गए, और एक्साइज 1.2 मार्क्स से रह गया आपका, कोई नहीं। कानपुर आने के लिए कैसे कॉल करें? कानपुर आने के लिए कॉल नहीं करना पड़ता है, बस आ जाना होता है। क्या मैं जवाब दूँ SSC जी? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेलेक्ट हुए। बाकी कानपुर आप, मुझे पता है क्यों आना चाह रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना अभी के लिए। तो है ना, बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। खैर, इंटरनेशनल डेट लाइन पे आते हैं। ये क्या है? 180 डिग्री मेरिडियन है। मेरिडियन क्या होता है? जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उनको मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड क्या है? जैसे हमारे लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं? तो लैटिट्यूड होती हैं जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, दैट इज़ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, दैट रन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट रन करती हैं ये। और ये इसमें जो रेफरेंस लैटिट्यूड हम मानते हैं, या फिर जो एक कॉमन लैटिट्यूड, एक ऐसा लैटिट्यूड जो एकदम बीच में है अर्थ में, तो उसको हम 0 डिग्री या फिर इक्वेटर बोलते हैं। इसी तरह जब लॉन्गिट्यूड हम इस तरह से करते हैं, लॉन्गिट्यूड किस तरह से बनाते हैं, तो लॉन्गिट्यूड हम इस तरह से बनाते हैं देशांतर को। तो ये जो होता है इसमें ये चुन पाना कि इसमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड एज ए रेफरेंस लॉन्गिट्यूड हम माने, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये जो आपका एक भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री आपका अक्षांश रेखा है, ये एक ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल क्या होता है? ऐसे समझ लो, ग्रेट सर्कल वो होता है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे।
पहली बात तो इमेजिनरी लाइन से दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, ये नॉर्थ से साउथ रन होती हैं हर लैटिट्यूड के बीच में। अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो आप उनको नोट कर लीजिए, वैसे आपको ये बातें पता होंगी अगर आप जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं रिवाइज़ करने के लिए वो आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। FRB आपने पढ़ा, PY की जो भी, तो हर लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर की होती है। हर लॉन्गिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो सेम नहीं होती है, वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, और पोल्स पे, ध्रुवों पे जाएंगे तो वो घटती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है, और पोल्स पे जाके ये ज़ीरो हो जाती है डिस्टेंस बिटवीन दी लॉन्गिट्यूड, और मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, कितनी होती है 111.32 किलोमीटर। बात समझ में आती है। अब हर लॉन्गिट्यूड, सर एक ही लैटिट्यूड है जो ग्रेट सर्कल है और वो इक्वेटर है, लेकिन लॉन्गिट्यूड सारे ही ग्रेट सर्कल हैं। कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं सर, 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स की संख्या है। हमारे ज्योग्राफी के टीचर लॉन्गिट्यूड नहीं लॉन्जी बोलते थे, लॉन्जिट्यूड, ठीक है। और लैटिट्यूड की अगर बात करें तो लैटिट्यूड कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहा हूँ कभी। और मुझे इतनी नफरत होती थी ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जैसे मैं सुन लेता था मुझे लगता फिर आ गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मुझे एकदम लैटिट्यूड की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181 होते हैं, 181। लेकिन अगर लैटिट्यूडनल सर्कल बात करेंगे तो वो 179 होते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, ये सर्कल्स होते हैं ऐसे 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 करके, और जो नॉर्थ पोल होता है दैट इज़ 90 डिग्री नॉर्थ, और जो साउथ पोल होता है दैट इज़ 90 डिग्री साउथ, वो पॉइंट में रिड्यूस हो जाते हैं, तो उन दो को हटा देते हैं। वैसे ओवरऑल तो हम 181 हैं, ठीक है। इतनी चीज़ के लिए तो इनमें से सिर्फ एक ही हमारा लैटिट्यूड जो ग्रेट सर्कल है, सारे ही ग्रेट सर्कल हैं, कौन, लॉन्गिट्यूड। तो अब होता ये है सर कि लॉन्गिट्यूड क्योंकि सारी ग्रेट सर्कल हैं तो रेफरेंस हम किसको मानते हैं, तो रेफरेंस हमने फिर माना एक ऐसे लॉन्गिट्यूड को जो यहाँ से पास हो रहा था, कहाँ से, यूके से। यूके की एक ग्रीनविच नाम की लैबोरेटरी है, वहाँ पे से पास हो रहा था, तो इसको हमने ग्रीनविच मेरिडियन बोल दिया है। फिर प्राइम मेरिडियन इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये 0 डिग्री है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री हमें लॉन्गिट्यूड मिलेगा, 180 डिग्री मेरिडियन मिलेगा। ये 180 डिग्री मेरिडियन क्या है कि होता ये है ना कि जब हम प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो टाइम ऐड होता है। टाइम ऐड किस बेसिस पे होता है, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, यानी 15 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, क्योंकि पूरी अर्थ को हम 24 टाइम जोन में डिवाइड करते हैं, 24 टाइम जोन में डिवाइड करते हैं, यानी 24 घंटे में हमारी अर्थ 360 डिग्री घूमती है। इस हिसाब से 1 घंटा निकलेगा 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा। तो अगर आप इस तरह से यहाँ तक जाएंगे 180 डिग्री में, तो यहाँ पे आपको 12 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप इसके वेस्ट में जाएंगे प्राइम मेरिडियन के तो टाइम घटता जाता है, और जब आप यहाँ आके इस तरह से पहुँचेंगे, क्योंकि आपको पता है अर्थ गोल है, तो यहाँ पे 12 घंटे आपको घटाने होंगे। तो यहाँ पे 12 घंटे यहाँ पे आपके जोड़ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं तो घटा रहे हैं, यानी कि यहाँ से इसको क्रॉस करने में 24 घंटे का अंतर आ जाएगा, 24 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, कितने आवर्स का अंतर आ जाएगा, 24 आवर्स का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे, इन द इंटरनेशनल डेट लाइन दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक। अब अगर यहाँ पे बात ये आती है, पहली बात तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है एक जिग जैग लाइन है। आप देखिए ये जिग जैग लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखिए कितनी ज़्यादा जिग जैग है कि नहीं है। लेकिन प्राइम मेरिडियन एकदम स्ट्रेट लाइन है। कारण इसका ये है कि क्योंकि यहाँ से डेट चेंज होती है, आइडियल से इंटरनेशनल डेट लाइन से डेट चेंज होती है, तो इसलिए ये देखा गया कि भाई कहीं से भी किसी आइलैंड से जहाँ पे लोग रहते हों वहाँ से ये पास ना हो। अगर पास होगी, सोचिए अगर इसको स्ट्रेट निकाल देते ऐसे करके, तो यहाँ पे और यहाँ पे फिर टाइम चेंज हो जाता, 24 घंटे का डिफरेंस, जो कि एकदम ही अजीब सी बात होती। तो इसलिए इसको पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में ड्रॉ किया गया। तो पहली बात तो ये गलत हो जाएगा, अटलांटिक ओशन है यहाँ पे, तो पहला गलत, पैसिफिक ओशन में है, जो कि सबसे बड़ा ओशन है। हमें पता होना चाहिए ये बात, आपको आई थिंक पता होगी कि जो हमारे 5 ओशंस हैं उनको हम पैसा करके याद रखते हैं, पैसिफिक, प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। सदर्न मतलब जो अंटार्कटिक के पास है, और यहाँ पे कौन सा है आपका, जो पैसिफिक है वो सबसे बड़ा भी है और वो सबसे गहरा भी है, डीपेस्ट भी है। यहाँ पे सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मरियाना ट्रेंच है, जो चैलेंजर डीप में आपको देखने को मिलेगा। अटलांटिक ओशन जो है, ये अटलांटिक ओशन ये सबसे बिजीएस्ट ओशन है, सबसे बिजी है ये, ठीक है। और ये एस शेप में है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगी क्या, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी मिड अटलांटिक रिज।
क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको? मिड अटलांटिक रिज आपको देखने को मिलेगी ऐसे बीचों बीच। मिड अटलांटिक रिज जो पूरे हमारी अर्थ में सबसे बड़ा फिर सबसे लंबा लैंडफॉर्म है, मिड अटलांटिक रिज। यहाँ पे आपको एक बॉर्डरलेस सी देखने को मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे डेट चेंज कैसे होती है? तो जब हम क्रॉस करते हैं इसको, क्रॉस किस तरह से करेंगे अगर, तो यहाँ पे डेट चेंज किस तरह से होगी? अगर इसको हम वेस्ट से ईस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट क्रॉस करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे? एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है हमारी लाइफ में, यानी कि डेट कम हो जाती है। जैसे अगर मैं अभी आज हूँ यहाँ पे 19 अक्टूबर में, वहाँ पे जाऊँगा तो मैं डेट चेंज करके 18 अक्टूबर करनी पड़ेगी मुझे, यानी मुझे एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, मेरी एक डेट लूज़ हो गई। समझे आप? दिन, अब जैसे मान लो मैं भी 19 अक्टूबर में 18 अक्टूबर में चला जाऊँ तो मेरी एक डेट कम हो गई, लेकिन मेरा एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज अर्लियर दैन टू द वेस्ट। ईस्ट में, वेस्ट से आप ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आपकी एक डेट अर्लियर होगी। यस, डेट अर्लियर होगी, यानी कि आपका डेट कम हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट में जाने पर, डेट टू द ईस्ट ऑफ लाइन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे द B2 ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तत्वबोधिनी पत्रिका इज नॉट करेक्ट। इनमें से तत्वबोधिनी पत्रिका के बारे में कौन सा करेक्ट है? यस, बिल्कुल सही भूमिका जी, डेट लूज एंड डे गेन, है ना। सीजीएल 2025 कब तक हो सकता है? सीजीएल 2025 और सीजीएल मेंस, इसको लेके काफ़ी डाउट और क्वेरी आ रहे हैं, तो उसको भी लेके बताते हैं फिर हम, ठीक है, जल्दी अपने सूत्रों से पता लगा के। तो तत्वबोधिनी पत्रिका, अब वैसे तो आप इसको नॉलेज से भी कर सकते हैं, अगर नॉलेज है आपकी, पता है तत्वबोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी, किस लैंग्वेज में, तो बेहद आसान है। लेकिन मान लेते हैं नहीं पता है, तब हम इस सवाल को कैसे करेंगे? तत्वबोधिनी, भाई तत्वबोधिनी पर्शियन फारसी नाम तो लग नहीं रहा है, ना ही ये वेस्टर्न मतलब लग रहा है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ कॉमन देखें तो सब में कॉमन, इट प्रमोटेड अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास इन विच लैंग्वेज? बंगाली लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज या फिर वेस्टर्न सोर्सेज। तो ये कैसा नाम है? ये बंगाली नाम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। अब आपको ये चीज़ पता है कि किसने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी, बताइए। अगर आप नहीं बता पा रहे, मतलब ये है कि आपने रिविजन्स नहीं किए हैं, जो रिवीजन करने के लिए मैंने आपको बोला है, क्योंकि PYQ सीरीज़ हो, FRB हो, कहीं भी हो, मैंने पक्का पढ़ा रखा होगा आपको ये तत्वबोधिनी सभा। कब मैंने इसको पढ़ाया है? जब ब्रह्मो समाज पढ़ाया है, कि ब्रह्मो समाज जो खुद 1828 में बनती है, जो खुद 1814 फिर 15 में बने आत्मीय सभा का ही एक प्रिकर्सर इंस्टीट्यूट है, या फिर सक्सेसर हमारा एक इंस्टीट्यूशन है ब्रह्मो समाज 1828 में, उसमें तत्वबोधिनी सभा को मर्ज कर दिया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा बनी थी 1839 में, 1839 में। इसको बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पापा थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, और उन्होंने ही तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली थी। और वो ये भी हमें पता है, इन्होंने ही केशव चंद्र सेन को बोला था कि आ जाओ, केशव चंद्र सेन को, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, केशव चंद्र सेन को बोला था कि आ जाओ ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करवा दिया था, लेकिन उन्हीं से ही डिफरेंसेस हो गए। ये अपना निकल गए आदि ब्रह्मो समाज, और ये निकल गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। कमेंट में आप बताएंगे इन्होंने किसके साथ मिल के ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बनाया था? साउथ इंडिया, तो किसके साथ मिलके बनाया था? श्रीधरलू नायडू। और उसका नाम क्या था? उसका नाम बताइए जरा, जो ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बनाया था, कहाँ पे? मद्रास में। और केशव चंद्र सेन का इन्वॉल्वमेंट प्रार्थना समाज में भी था, प्रार्थना समाज में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। प्रार्थना समाज किसने बनवाई थी और कब बनाई थी? तो 1867 में बनाई गई थी आत्माराम पंडुरंग ने। ध्यान रखना, दादोबा पंडुरंग नहीं है। दादोबा पंडुरंग ने क्या बनाया था जरा बताएंगे? दादोबा पंडुरंग ने, तो ये आत्माराम पंडुरंग ने बनाया था, और इसको केशव चंद्र सेन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, और मदन मोहन मालवीय का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। दादोबा पंडुरंग ने परमहंस मंडली बनाई थी 1840 में, 1840 में। कहीं कहीं 1849 मिलेगा बिल्कुल, लेकिन SSC ने जब सवाल पूछा था तो उसको 1840 ही वहाँ पे रखा था उसने, ठीक है। तो इसलिए 1840 ही मैं आपको बताता हूँ। परमहंस मंडली, दोनों महाराष्ट्र में बने थे, प्रार्थना समाज भी और ये आपका परमहंस मंडली भी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, क्या कुछ और क्वेश्चन पूछा था मैंने, इसको क्या नाम से बनाया गया था? देव समाज, देव समाज के नाम से इसको बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, और सर यहाँ पे आप रिकॉल करिए, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज को रिकॉल करिए यहाँ पे आप स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी उसको रिकॉल करिए। जो हमारे जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने सत्यशोधक समाज जो बनाया था 1873, उन्होंने जो किताबें लिखी थी सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी मराठी लैंग्वेज में, उनको रिकॉल करिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज, उसकी पहली यूनिट कहाँ बनी, उनके स्टेटमेंट क्या थे, उनका ओरिजिनल नेम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का, उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था उन लोगों के लिए जो अपना हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए। तो ये सारी चीज़ें आप रिकॉल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस अबाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। तो ये है क्या, ये एक DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो तो ठीक है, पार्ट नंबर 4 में है, 36 से लेके 51 तक में है, आयरलैंड, ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर थोड़ी सी और एडवांस चीज़ें क्या होती हैं कि ये हमारे पॉजिटिव राइट्स होते हैं, पॉजिटिव राइट्स, ये स्टेट को डायरेक्शन दिए हुए हैं कि ये करना है आपको, ये करना है, ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव राइट्स हैं। ये नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स इनको बोलते हैं क्योंकि इनके अगेंस्ट आपको जस्टिस नहीं मिल सकता है, ये वाद योग्य नहीं है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसको लेके। ये अपने ओरिजिन को ट्रेस बैक करते हैं फ्रॉम दी कराची रेजोल्यूशन। इसको बोला गया था अम्बेडकर जी द्वारा कि दे रिजेंबल दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे जो वॉइसरॉय के लिए थे उससे रिजेंबल करते हैं ये DPSP। DPSP सीक टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कौन सा पार्ट है जो पॉलिटिकल जस्टिस एस्टैब्लिश करने की बात करता है। DPSP एक लोक हितकारी राज्य बनाना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये चीज़ हमें आर्टिकल 38 से पता चलती है। तो ये चीज़ें छोटे से पार्ट में मैंने लिख दी हैं लेकिन बड़े काम की चीज़ें हैं, ये सारी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आ जाता है, ये तो पहला तो देखो DPSP से 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो जो मैंने ऊपर सारी चीज़ें लिखी वो, दूसरा होता है कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, उसको भी मैं टिरिक से याद करवा चुका हूँ, आपको ही पता है। और तीसरा बनता है कि किस अमेंडमेंट से किस DPSP को ऐड किया गया था, ठीक। तो वो तो स्टोरी तो मैं फिर से यहाँ रिपीट नहीं करने वाला हूँ, फिर से रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो चीज़ आई होप कि आप रिवाइज़ कर रहे हैं, बार बार उसको रिवाइज़ करिए, एंड टाइम्स रिवाइज़ करिए, क्योंकि चीज़ें वही आने वाली हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ऐसे रैंडम रिवीजन कर रहे हैं। तो 44 इसका सही आंसर होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसको लेके अभी उत्तराखंड न्यूज़ में था, आपको पता है, क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट बना इसको इंप्लीमेंट करने वाला, बिल पास करने वाला। आर्टिकल 39 को मैंने कैसे याद करवाया था, LDC गोज़ टू PHC, एक लोअर डिवीजन क्लर्क है जो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता है, LDC गोज़ टू PHC, इस तरह से याद किया था अपने ने। L से लाइवलीहुड है कि that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। D से है डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। C से है कंसंट्रेशन, टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कुछ हाथों में ही सिमट का न रह जाए जो वेल्थ वगैरह है, जो धन दौलत है। P से है पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। H से है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। C से है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हेल्दी डेवलपमेंट की। तो ये LDC गोज़ टू PHC। और फिर इसके बाद हमने क्या याद किया था, फिर हमने ये याद किया था 39A, वो जो LDC जो PHC जाता है उसने सोचा कि चलो हम फ्री लीगल एड दिलाते हैं पहले पुअर्स को, है ना, क्योंकि उसको लोगों का भला करना था। तो उसने कैसे स्टार्ट किया, तो पहले तो फ्री लीगल एड दिलाया पुअर को। फिर उसने क्या किया, उसने पंचायत का गठन किया। तो 40 में क्या है, पंचायत है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने सिक्योर किया राइट टू वर्क। उसने क्या सिक्योर किया, राइट टू वर्क सिक्योर किया। फिर उसने क्या सिक्योर किया, फिर उसने ये देखा कि क्या जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस हैं वर्किंग के लिए कि नहीं है, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस। फिर उसने ये इंश्योर किया कि लिविंग वेज मिल रहा है कि नहीं, यानी कि जीवन यापन उसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 43A में क्या था कि उसने इंश्योर कर दिया था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने में उनका पार्टिसिपेशन। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन प्लस इसी में क्या है, मैटरनिटी रिलीफ है। 43B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, ये चीज़ें हमें पता है। 44 तो अभी हमने देखा। 45 में क्या है, 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर, है ना, अर्ली
चाइल्डहुड केयर है इसमें, कि जो 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी केयर करना है। अच्छा, कमेंट में ये बताइए डीपीएसपी को हम अपने हिसाब से कितने पार्ट्स या टाइप्स कितने में डिवाइड कर लेते हैं। 44 बता दिया, 13 बता दिया, 40 बता दिया, 50 में क्या है? 50 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका की का जो है एक तरह से सेपरेशन होना चाहिए दिया। 51 में क्या दिया हुआ है? इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस दिया हुआ है। 48 में क्या दिया हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिवीजन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से सोशलिस्टिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल और आपकी गांधीयन डीपीएसपी, इन 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं। अमेंडमेंट की अगर हम बात करेंगे संशोधन डीपीएसपी में, तो संशोधन तो सबसे पहला तो एक हुआ आपका 42nd अमेंडमेंट, इससे 4 डीपीएसपी ऐड करी गई हैं। एक हुआ है 44th अमेंडमेंट, इससे एक डीपीएसपी ऐड करी गई है आर्टिकल नंबर 38 में, जिसमें लिखा हुआ है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। 44th के बाद 86th अमेंडमेंट हुआ 2002 में, ये 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये 1978 में, ये 86th है। देखिए 42nd तो हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, है ना। 1975 में आपको पता है इमरजेंसी भी लगी थी। 44th के टाइम पे जनता दल की गवर्नमेंट थी। 86th ये हुआ था 2002 में। इससे आर्टिकल 45 ऐड नहीं हुआ था, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ था। इसमें जो पहले लिखा हुआ था उसको हटा के उठा के फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया आर्टिकल। विच आर्टिकल जरा बताइए, कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? और एक हुआ आपका 97th अमेंडमेंट, जिससे कि आर्टिकल 43B जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है उसको ऐड किया गया। 97th अमेंडमेंट से पार्ट नंबर 9B को भी हमने ऐड किया, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 19 जो क्लॉज 1 है उसमें भी हमने एक चीज़ ऐड करी। अगर आपको याद हो तो 19(1) को कैसे हम लोगों ने पढ़ा है? 19(1) को हमने पढ़ा है सामरो से। सामरो क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सी, डी, ई और जी, एफ नहीं है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसी में लिखा हुआ है। मूवमेंट, रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो 19(1) में 6 राइट्स हैं आपके। और क्या कुछ क्वेश्चन पूछा था? हाँ, 21A अनुच्छेद 21 का में राइट टू प्राइमरी एजुकेशन लिखा हुआ है, जिसको कि 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक। में क्या है? 19(2) में वो लिखे हुए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उचित प्रतिबंध जिसको बोलते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो सैंक्रोसैंक्ट या फिर परमानेंट नहीं है। दे कैन बी अमेंडेड, उनको अमेंड किया जा सकता है, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्ट, और ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। ये चीज़ स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट अगर वही है ना कि तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पहले से, तुम अब रिवाइज करो बस उनको, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि इनमें ऐसा नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोलूँगा। असेंबल का राइट है, इसका मतलब ये नहीं कहीं मैं कट्टे वट्टे लेके कहीं भी इकट्ठा हो जाऊँगा अपने, है ना, गुंडों के साथ। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन्हीं को बोलते हैं, जो क्लॉज 2 में लिखे हुए हैं। डीएनए रेप्लिकेशन पे स्टेटमेंट है, पढ़िए इनको। डीएनए रेप्लिकेशन पे आपका सीजीएल में तो क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ, जो Tier 1 में, लेकिन CHSL में भर के क्वेश्चन पूछे हैं डीएनए रेप्लिकेशन से, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमैटिन इज ओपनड अप। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ इनटू रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स बिफोर सेल डिवीजन। बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट हैव द सेम प्रोसेस फॉर द सेल डिवीजन। प्रोसेस में जरा सा भी अंतर होगा प्रो और यूकैरियोट में, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और है भी स्टेटमेंट गलत। और जिन लोगों ने PYQ सीरीज़ कर रखी है लेटेस्ट वाली,
डीएनए रेप्लिकेशन कायदे से समझा रखा है उसमें मैंने आपको। यानी यहाँ पे 1 अपने आप सही हो गया, यानी डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमैटिन इज ओपनड अप। यानी हमें कुछ पता भी नहीं था अगर मान लो, फिर भी पहला सही होगा ही होगा। 2 को बस चेक करना है, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ इनटू रॉड शेप्ड क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन। तो ये भी आप थोड़ा सा गेस लेके तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना तो मैंने आपको 100% पढ़ाया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमैटिन मटीरियल बोलते हैं, और ये क्रोमैटिन मटीरियल आपस में एंटैंगल हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ऑर्गेनाइज कर लेता है खुद को और बना देता है क्रोमोसोम। यानी दूसरा भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सर डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? तो जब एक सेल की साइकिल होती है जिसमें सेल डिवाइड होती है, पहले सेल ग्रो होती है जिसको G1 फेज बोलते हैं, देन डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। क्यों? क्योंकि अंततः सेल को डिवाइड करना पड़ता है, डीएनए सेल को डिवाइड करना पड़ता है। तो अब सेल को जब डिवाइड होगी तो उसकी डॉटर सेल बनेंगी। भैया माइटोसिस में कितनी बनती है और मियोसिस में कितनी बनती है, जरा बताओ। तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल और मायोसिस में 4 डॉटर सेल बनती हैं। तो डॉटर्स को भी तो डीएनए देना होगा, तो वो डॉटर्स को डीएनए देने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी मेकिंग मोर कॉपीज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। ये कहाँ पे होता है? एज फेज में, जिसको कि डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं, इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं जहाँ पे, या फिर इंटरफेस भी बोलते हैं इसी को। नहीं इंटरफेस, हाँ इंटरफेस ही इसको बोलेंगे, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस या फिर इंटरफेस। देन होगा प्रिपरेशन, अगला फेज होता है G2 फेज, जिसको प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस के लिए तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे। और फाइनली M फेज, जहाँ माइटोसिस हो जाता है। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो है डिफरेंट वो होते हैं, स्टेजेस होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि आपका हीलियकेस है, ठीक है, पॉलीमरेस है, प्राइमेस है। अच्छा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्या होता है? व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ PYQ सीरीज में, अगर याद हो, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हेलिकेस होता है, पॉलीमरेस होता है, और प्राइमेस होता है, और लाइगेस होता है, ठीक है, लाइगेस। इन सब का कुछ ना कुछ इसमें काम होता है, सबका काम बटा हुआ है। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो इनका ये जो हीलियकेस होता है ये अनजिपिंग मॉलिक्यूल होता है। अनजिपिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ऐसे होते हैं ना, जैसे डबली स्टैंडर्ड होता है, ये तो सबको पता है। तो उन दोनों स्ट्रैंड को अनजिप करने का काम, ठीक है, अनजिपिंग 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, वो करने का काम होता है हीलियकेस का, ठीक। ये सब बुक में तो लिखा है ना सर, ये सब यार नहीं लिखा है क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट चीज़ है अभी, तो ये तो नहीं लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये अनजिपिंग 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, और किसने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था डीएनए के सबसे पहले? पॉलीमरेज की बात करें, इट रेप्लिकेट्स, ये ध्यान रखिएगा, रेप्लिकेट्स डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, टू बिल्ड न्यू डीएनए स्ट्रैंड, टू बिल्ड न्यू डीएनए स्ट्रैंड। क्यों बिल्ड करना है नया डीएनए स्ट्रैंड? क्योंकि भैया डॉटर्स कुछ को देना पड़ेगा ना। प्राइमेस की अगर बात करें तो इसको इनिशियलाइजर बोलते हैं। सर जी ने एक्सरसाइज हम कर लेंगे, तुम चिंता ना करो, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजर, ठीक है, ये पूरे रिएक्शन को इनिशियलाइज करेगा, इनिशियलाइज करता है प्राइमेस। और लाइगेज जो होता है ये हमारा क्या होता है, एक तरह का ग्लू की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ये ग्लू की तरह एक्ट करता है। जो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको ग्लू करने का काम इसी का होता है, किसका? लाइगेज का। जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होते हैं इनमें अलग अलग तरह से होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोकैरियोट में बेचारों में न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर ही होता है सारा काम, लेकिन इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और प्रोकैरियोट में, अच्छा ये बताओ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या चीज़ कॉमन होती है? क्योंकि प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, लेकिन राइबोसोम कॉमन होता है दोनों में, सेल मेम्ब्रेन कॉमन होती है, साइटोप्लाज्म कॉमन होता है, किसमें? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने पूछा था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वो होता है जहाँ पे एक स्ट्रैंड जो होता है ना, अब जैसे ना था 2 स्ट्रैंड और डबल जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए किसने दिया था? ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में, ठीक है।
डीएनए मॉलिक्यूल की खोज करी थी फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। तो जो हमारा एक, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो अपनी, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी खुद की कॉपी बनाता है, ठीक है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है, उसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक जो होता है वो आपका वो कंजर्व करता है, जो एक कॉपी होती है रेप्लिकेशन के समय में वो पूरा ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल को कंजर्व करके रखता है, उसको हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स: लॉन्च ऑफ एनसीएम, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इनको ऑर्डर में लगाना है, पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था। बुक किस टाइम आ रही है, शाम को आ रही है। सर कंसिडर ग्रेट सर्कल इज, एक सेकेंड, ग्रेट सर्कल इज सर्कमफ्रेंस, देन फॉर लॉन्गिट्यूड वाई वी कंसिडर 360 ग्रेट सर्कल इंस्टेड ऑफ। हाँ जी, तो रिताक्षी जी 180 लॉन्गिट्यूड ही होते हैं, 180। आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है रिताक्षी जी, क्योंकि वो पूरा ही, मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रहे हो, कि वो इधर से पूरा जा रहा है तो इसको हम पूरा एक ही कंसिडर करेंगे, यानी कि उस हिसाब से हमारे 180 लॉन्ग, मैंने वहाँ बोला था 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। अगर हम सर्कल्स की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 180 हो जाएंगे, और 180 + 1 टोटल 181 ग्रेट सर्कल होंगे। बिल्कुल बात सही है, ठीक है, 181, क्योंकि वो पूरा आगे से पीछे, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक पार्ट दिखता है, लेकिन वो तो पूरा 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो पूरा सर्कल होता है वो। लॉन्च ऑफ एनसीएम कब हुआ था? 1920 में गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था। किया ही क्यों था? हाँ, किया ही क्यों था वो भी डिस्कस करेंगे। तो हुआ कुछ यूँ था कि आपको पता है कि सबसे पहले देखो, खिलाफत मूवमेंट का कोई लेना देना इंडिया से नहीं था। खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 में जो स्टार्ट हुआ था, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नवंबर में हुई थी 1919 में, इसका लेना देना कुछ इंडिया से नहीं था, इसका लेना देना तुर्की से था। तुर्की में ये हुआ था कि 1914 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध चला था। तुर्की और ब्रिटेन ऑपोजिट साइड में थे, ब्रिटेन वाला साइड जीत गया, तुर्की से वहाँ जो खलीफा होता है मुस्लिम्स का उनको हटा दिया, तो मुस्लिम्स हर जगह के चिढ़ गए, तो इंडिया के भी, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने यहाँ पे खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की कि भाई हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें सुनी नहीं जाएंगी। नवंबर 1990 में हुआ था ये। अली ब्रदर्स ने, अली बंधुओं ने इसको, अली ब्रदर्स ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। मौलाना अली और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, तो 1919 में हो गया। देन हुआ क्या कि रॉलेट एक्ट पास हो गया उसी समय, 1919 की बात है, उसको बोलते हैं एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, लेकिन सिडनी रॉलेट ने उसको बनाया था तो इसलिए उसको प्यार से रॉलेट एक्ट बोलते हैं, जिसको कि गांधी जी ने काला कानून या फिर ब्लैक एक्ट बोला था। कारण यह था कि इसमें हेबियस कॉर्पस की जो रिट थी उसको सस्पेंड करने का प्रोविजन था। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब किसी का अनलॉफुल तरह से डिटेंशन नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे अलाउड था कि आप 2 साल के लिए किसी को भी जेल में डाल सकते हो। अगर जरा सा भी शक है कि वो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो नो अपील, नो वकील, नो दलील, सीधा जेल में डालिए। यानी कि हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो सस्पेंड एक तरह से हो गई थी। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? अब जब ये हुआ तो गांधी जी ने क्या किया, होम रूल लीग जो स्टार्ट करी थी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में, जिसका हेडक्वार्टर पूना में था, उसका नाम बदल के स्वराज सभा रख के, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी उसी टाइम 1919 में ही, जिससे पहले मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने से पहले, तो उन्होंने स्वराज सभा इसका नाम रखा और रॉलेट सत्य इसमें यंग मेंबर्स को लाए और इसको लॉन्च किया, रॉलेट सत्याग्रह। अब जब इसको लॉन्च किया इन्होंने तो हुआ क्या, 2 लोगों की अरेस्ट हो गई, आपको पता है ना, सैफुद्दीन किचलू, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, और डॉक्टर सत्यपाल। जब इन दोनों लोगों की अरेस्ट हो गई तो फिर क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद जलियांवाला में लोग इकट्ठा होते हैं अमृतसर में, जो कि 13 अप्रैल 1919 का वो दिन होता है, तो उस दिन बैसाखी का भी दिन होता है, इसलिए भी लोग इकट्ठा होते हैं। और जनरल E.M. डायर, नॉट माइकल डायर, E.M. डायर ने गोली चलाने के निर्देश दिए, लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, अपने केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, जो कि उनको बोर वॉर्स के समय साउथ अफ्रीका में मिली थी, और जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। अच्छा, रिसेंट में अभी किसको यूके ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, किस इंडियन को, तो ये वापस कर दी। और गांधी जी ने देन फिर एनसीएम लॉन्च किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। नागपुर जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे इस एनसीएम को एंडोर्स किया जाता है कि ठीक है ये चीज़ें, और इसी सेशन के बाद कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, जिनमें जिन्ना थे हमारे एक, और जिनमें टैगोर थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था, क्योंकि इस सेशन में कांग्रेस ने बोला था वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल में जाएंगे, तो वो कुछ लोगों को रास नहीं आई तो उन लोगों ने छोड़ दिया।
तो NCM, और यहीं पे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होता है। तो जब लॉन्च होता है ये, तो गांधी जी इसको लॉन्च करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1920 में। जलियांवाला बाग कब होता है? 1990 में। ठीक है, तो अब वैसे बात है, रॉलेट पहले होगा, ठीक है, रॉलेट पहले होगा, 3 पहले होगा, देन 4 आएगा, देन आएगा। नहीं, 3 4 1 वाला ऑर्डर यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। लेकिन अब बात ये आती है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, तो ये तो होता है आपका यहाँ पे जलियांवाला बाग, तो 13 अप्रैल 1919, यानी कि अगर हम देखें तो खिलाफत वाला सबसे बाद में हो रहा है ना, खिलाफत वाला सबसे बाद में हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ इस तरह से चलेगा कि पहले तो रॉलेट आएगा, देन जलियांवाला आएगा, देन खिलाफत वाला आएगा नवंबर 1919 में, देन NCM आएगा। ठीक है, तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी चीज़। और उधम सिंह ने मारा था माइकल ओ डायर को, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के। किसी का कोई डाउट? बेलगांव में तो यार नहीं। ठीक है, अब देखो शर्मा जी, 2 हमारे होम रूल लीग स्टैब्लिश हुए थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था BGT, और एक हमारी एनी बेसेंट जी ने किया था। दोनों लोगों ने ही 1916 में किया था, लेकिन दोनों लोगों के मिस वो ना हो जाए ओवरलैप, इसलिए दोनों लोगों ने अलग अलग हेडक्वार्टर रखे थे। बाल गंगाधर तिलक का पूना था, ठीक है, एनी बेसेंट जी का मद्रास था। बाल गंगाधर तिलक के जो था उसकी ब्रांचेस कम थी, इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा थी एनी बेसेंट की। ठीक है, और एनी बेसेंट ने ये स्टेटमेंट दिया था, आई थिंक अभी रिसेंट ISSC किसी एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं वो कोई लोगों के मतलब इंडियन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए रूल नहीं कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए रूल कर रहे हैं, ऐसी एनी बेसेंट ने स्टेटमेंट दी थी। और कुछ तो यहाँ पे था एक चीज़, हाँ मैंने पूछा था नाइटहुड की उपाधि किसको मिली, तो जो एयरटेल के जो मालिक हैं सुनील भारती मित्तल, उनको नाइटहुड की उपाधि अभी दी गई थी रिसेंटली। फर्स्ट क्वाइंस इन इंडियन हिस्ट्री बियरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाई, तो भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्र वाले पहले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? मौर्य, पुष्यभूति, गुप्ता, इंडो ग्रीक। तो मौर्य के बारे में क्या क्या हमें पता है? चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे, धनानंदा को हराए थे, धनानंदा के टाइम पे अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में 326 BC में, बैटल ऑफ हिडैप्सिस लड़ा था पोरस के साथ, लेकिन टेरिटरी पोरस को दे के वापस चले गए थे। किस नदी के किनारे लड़ा था जरा कमेंट में बताएंगे। देन उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे अलेक्जेंडर उसी वाले क्षेत्र में किसको छोड़ गया था? सेलिकस निकेटर को छोड़ गया था। वही सेलिकस निकेटर भेजता है मेगास्थनीस को, जिसने इंडिका किताब लिखी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। वो बोलता है सेलिकस भाई वहाँ पे जो सोसाइटी है वो 7 वर्णों में डिवाइडेड है, बट एक्चुअल में 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ना कि 7 वर्णों में। तो गलत बताता है एक तरह से, मतलब एक गलत जानबूझ के नहीं, वो समझ ही नहीं पाया था उस चीज़ को। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे तो इन्होंने क्या परफॉर्म किया था? सल्ले खाना परफॉर्म किया था। कहाँ जाके? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाके। वहीं पे ही गोमतेश्वर बाहुबली जो ऋषभ देव पहले जैन तीर्थंकर के बेटे हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा स्टैच्यू बनाया। वहीं पे हर 12 साल में एक फेस्टिवल होता है महामत्स्य अभिषेक। और अभी सल्ले खाना किस हमारे जैन धर्म के गुरुजी ने परफॉर्म किया था? जाइए बताइए, आई से उनका नाम स्टार्ट होता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे तो ये जब यहाँ पे आ गए थे भद्रबाहु के साथ, जब वापस गए भद्रबाहु, इन्होंने तो सल्ले खाना परफॉर्म करके अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन जब वापस गए ये, तो जब वापस गए, और क्वेश्चन मुझे बता देना आखिर मैंने क्या क्या पूछे, नहीं मैं भूल जाता हूँ खुद ही। ठीक है, तो जब वापस गए तो उन्होंने देखा कि जो लोग वहाँ पर रह गए थे वो सफ़ेद कपड़े पहनने लगे। तो जो सफ़ेद कपड़े पहनने लगे उनको बोला गया क्या? उनको बोला गया श्वेत आंबर। और जो कपड़े नहीं पहने जैसे ये भद्रबाहु लोग, तो वो दीगांबर। तो श्वेतांबर के लीडर थे स्थूलभद्र, और भद्रबाहु फाउंडर लीडर थे किसके? दीगांबर के। क्लियर? देन इसके बाद इनके, अब सर हमें लिखा हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? कि आप लिख रहे हैं हमें दिख नहीं रहा? नहीं, हम लिख ही नहीं रहे। ठीक है, लिखने वाला कार्यक्रम चल ही नहीं रहा है यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है आंख बंद करके, दिमाग में खट 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 खटाखट। ठीक है, खटाखट होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। अगर आप खटाखट नहीं हो रहा है तो आप पहले रिवाइज करिए, पहले चीज़ों को करिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसे ही करवाने वाला हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद आते हैं उनके बेटे, चलो कुछ थोड़ा सा लिख देते हैं सगुन का। चंद्रगुप्त के बाद आते हैं इनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार को बस हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने सीरिया के रूलर एंटियोकस I से वाइन मंगाई थी, फिलोसोफर मंगाए थे, फिक्स मंगाए थे। बिंदुसार, बस इतना पता होना चाहिए हमें। ये इन्होंने आजीविका सेक्ट को पैटर्नाइज किया था। आजीविका सेक्ट क्या होता है ये? तो इन्होंने जैन धर्म को माना था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन धर्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं महावीर। ठीक है, महावीर माने जाते हैं। तो जो हमारे महावीर जी थे,
तो महावीर जी जो 24वें तीर्थंकर थे तो जब उन्होंने गृह त्याग किया था 30 ईयर्स की एज में, उन्होंने उनके साथ में एक थे मखाली गौसल, तो मखाली गौसल भी उनके साथ में गए थे, लेकिन दोनों लोगों में डिफरेंसेस आ गए, विचारधारा आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस। तो मखाली गौसल ने ही आजीविका सेक्ट बना दिया था उन्होंने, ठीक है। मखाली गौसल ने जब उन्होंने आजीविका सेक्ट बना दिया तो उसी को पैटर्नाइज किया था बिंदुसार ने। आजीविकास के लिए, बुद्धिस्ट के लिए किसने केव्स बनवाई थी महाराष्ट्र वाले रीजन में, जरा बताना किसने आजीविकास और इन बुद्धिस्ट के लिए केव्स बनवाई थी महाराष्ट्र में। इनके बेटे का नाम क्या था, अशोक, जो राधा गुप्ता की हेल्प से थ्रोन पे बैठे थे। 8 साल आफ्टर हिज कोरोनेशन, 8 ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन ये कलिंग वॉर लड़े थे 261 BC में, जहाँ पे जीत तो गए लेकिन इनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि इन्होंने बेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस कर दिया। ये धम्म की पॉलिसी को ले आए, धम्म का मतलब क्या है और सारी चीज़ें लोगों को इन्होंने समझाई अपने रॉक एडिक्ट से। रॉक एडिक्ट इनके 2 तरह के हैं, एक तो है मेजर और दूसरा है माइनर। मेजर कितने हैं, 14 हैं। कलिंग वॉर किस में है, 13वें में है। पहले में क्या है कि भैया एनिमल को मत मारना, दूसरा में क्या है, रिलीजियस गैदरिंग मत करना, आपस में इकट्ठा मत होना, नहीं तो हमारी चुगली करोगे, हमारा जो सत्ता है वो खतरे में पड़ जाएगी, तो दिख मत जाना साथ में, ठीक है। तो 1, 2 और 14, 1, 2 और 13 ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 14 थे तो टोटल, और 13 में कलिंग वॉर था। कुछ माइनर रॉक एडिक्ट थे जिससे हमें पता चला कि ये एडिक्ट अशोक के हैं, क्योंकि हर जगह ये था देवनामी पियादसी, देवनामी पियादसी, देवनामी पियादसी, मतलब देवों के प्रिय। कौन है भैया देवों के प्रिय, ये बाद में पता चला जब एक जगह हमें, जैसे मस्की हो गया, गुज्जर हो गया कर्नाटक में, मस्की गुज्जर, तो यहाँ पता चला देवनामी पियादसी अशोक लिखा हुआ था, तो मतलब अशोक के थे। किसने डिसाइफर किया था 1838 में, जेम्स प्रिंसेप करके थे, उन्होंने इनके रॉक एडिक्ट को डिसाइफर किया था। इनके पिलर एडिक्ट कितने थे, तो पिलर एडिक्ट थे इनके 7 थे, ठीक है। रामपुरवा का बुल कहाँ रखा हुआ जरा बताना। रामपुरवा का जो बुल है, जो सारनाथ का पिलर एडिक्ट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा ये कमेंट में आप बता देंगे। एडिक्ट होता कैसा था पिलर, ये होता था आपका शाफ्ट, ये होता था अबैकस, ये होता था इन्वर्टेड लोटस, और इसके ऊपर क्या होता था, कैपिटल। जो जानवर होता था उसको कैपिटल बोलते थे। ये जो होता था, ये सॉरी मैंने उल्टा आई थिंक बना दिया, ये शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट होता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड लोटस होता है आपका, यहाँ अबैकस होता है, अबैकस के ऊपर ये कैपिटल है, मतलब जो जानवर होता है। तो रामपुरवा का जो बुल है, जो बुल कैपिटल था, ये प्रेसिडेंट हाउस में रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सारनाथ का जो है ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्बलम है ये देश का। वो एम्बलम क्या है आपने देखा होगा, 4 शेर हैं, एक नॉर्थ, एक वेस्ट, एक ईस्ट और एक साउथ, मतलब चारों डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, और ये सारनाथ का है, ठीक है, जहाँ वो सत्यमेव जयते वगैरह भी हम लिखते हैं नीचे। तो मौर्यास के बारे में हमने समझ लिया। पुष्यभूति डायनेस्टी कौन सी थी, पुष्यभूति, तो भैया पुष्यभूति कौन थे, ये वही थे हर्षवर्धन वाले, तो ये काफ़ी बाद में आते हैं, ठीक है। अब ये तो हम अगर देखें तो मगध की बात कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 3rd सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC की बात चल रही है ये, है ना। और मौर्य ने हराया था, सेलिकस निकेटर को भी हराया था, ध्यान रखना। कमेंट देख लें, ऐसा तो नहीं हम कथा बाँचे जा रहे हैं और तुम यहाँ पे सो गए काफ़ी लोग, हैं। हाँ हर्षवर्धन, चलो अभी इतने लोग हैं, ठीक है। ये किस टाइप का टाइटल है, नाइटहुड मतलब, ठीक है। तो पुष्यभूति, पुष्यभूति कौन थे, तो पुष्यभूति वही हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन क्या थे, प्रभाकर वर्धन इनके बेटे थे पुष्यभूति के। उनके 2 बेटे 1 बेटी थी, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री। तो हमें पता है कि राजश्री की शादी होती है किससे, मौखरी जो रूलर थे उस समय, यहाँ पे मौखरी रूलर थे, उनका नाम था ग्रहवर्मन। ईशान वर्मन भी एक रूलर थे, मौखरी रूलर थे ईशान वर्मन, उन्होंने टाइटल किसका लिया था, महाराजा धीराज का। तो ग्रह वर्मन से शादी होती है। देन यहाँ पे एक गॉड प्रोविंस थी, गॉड बंगाल में, जहाँ के रूलर थे शशांक। शशांक पीछे हुए थे, हाथ धो के किसके पीछे, ग्रह वर्मन, मार डाले। तो पूरा यहाँ टसल चलता है और हर्षवर्धन फाइनली जो है यहाँ पे विक्टोरियस एमर्ज होते हैं। हर्षवर्धन इन सब को हटाते हैं साइड और कन्नौज को बनाते हैं अपनी कैपिटल, जिसको पहले उस समय कन्यक भुज के नाम से जाना जाता था। इनका ओरिजिन तो होता है हरियाणा से, थानेसर नाम की जो जगह है वहाँ से, लेकिन बाद में ये कन्नौज अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। और इसी के लिए 790 AD में, यानी लेट पार्ट ऑफ 8th सेंचुरी AD में बड़ा टसल चलता है 3 डायनेस्टीज़ के बीच में। अगर नाम बता देंगे तो संतुष्टि मिल जाएगी दिल को कि हाँ रिवाइज भी कर रहे हैं। पुष्यभूति समझ गए। कन्नौज, गुप्ताज के बारे में तो कहने ही क्या। गुप्ताज की अगर बात करेंगे तो उपगुप्त इनके फाउंडर थे। देन चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो मेन, उनको रियल फाउंडर बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने ही किसका टाइटल लिया था, महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। चंद्रगुप्त 2 ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इन्होंने अपनी बेटी की शादी
वकटक डायनेस्टी के रूलर रुद्रसेन दी सेकंड से करवाई थी। इनकी बेटी का नाम बताइए जरा कमेंट में, क्या था? इन्हीं से ही एसोसिएटेड है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। इन्हीं के कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे। इसके बाद आते हैं इनके बाद समुद्रगुप्त, जिनको कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हरिसेन उनके कोर्ट पोएट थे। उनकी प्रशंसा में प्रयागराज में वो प्रयाग प्रशस्ति लिखे। वो वी.ए. स्मिथ ने, विंस्टन आर्थर स्मिथ ने उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला। उनको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। ठीक है, किसको? समुद्रगुप्त को। और स्कंदगुप्त जो थे, उन्होंने हून्स के अटैक को क्या किया था? स्कंदगुप्त ने उनको, जो हून्स का अटैक हुआ था, जो सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी, उनको उसको सक्सेसफुली रेजिस्ट किया था। और इंडो ग्रीक जो है, हाँ हिंदी में भी आएगी बुक, प्रभावती गुप्ता था। ठीक है, दुर्गावती नहीं नाम था, प्रभावती गुप्ता था। मोस्टली लोगों का सही है। कविराज, तो कविराज के नाम से जानते हैं समुद्रगुप्त को, सर्वराज उछेत्ता और कविराज। तो इंडो ग्रीक सही आंसर होगा। इंडो ग्रीक सबसे पहले गोल्ड कॉइन लेके आए। गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया। इन्होंने वो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि नेम और इमेज लिखी हुई थी रूलर की। और सबसे ज़्यादा गोल्ड कौन लाया? गुप्ताज। मोस्ट गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सबसे लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स गुप्ताज। एंड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स कौन लाया था? ये कुशान्स लाए थे। कुशान के जो रूलर थे कनिष्क। कुशान का फाउंडर कौन था? कुजुल कडफिसेस फाउंडर थे। सबसे प्योर कौन लाए थे? कनिष्क लाए थे। और कनिष्क के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और कनिष्क से ही एसोसिएटेड है कौन सा इंस्क्रिप्शन? रबाटक। जैसे वकटक होता है ना, वैसे रबाटक होता है। कहाँ पे था ये रबाटक? अफगानिस्तान में मिला था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? अर्थक्वेक। अच्छा, अर्थक्वेक से रिलेटेड अभी सीजीएल टीयर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिकॉर्ड ऑफ सीस्मिक वेव्स इज कॉल्ड एज। तो रिकॉर्ड ऑफ सीस्मिक वेव्स को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन थे सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राम, इस तरह से स्टेट ऑप्शंस थे और आंसर था सीस्मोग्राम। तो सर सीस्मोग्राम और सीस्मोग्राफ में ये अंतर होता है कि सीस्मोग्राफ जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। और उसमें सबसे पहली कौन सी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं? सीस्मोग्राम एक रिकॉर्ड होता है। जब पूरा ग्राफ आप बना लेते हैं ना, तो उस रिकॉर्ड को सीस्मोग्राम बोलते हैं हम लोग। अब अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, पहले होता क्या वो समझ लेते हैं। तो जब एक फॉल्ट लाइन के अलोंग एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। कहाँ पे? फॉल्ट लाइन के अलोंग जब एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज मान लेते हैं यहाँ पे हुई, तो ये चारों दिशाओं में ट्रैवल करती है वेव्स के फॉर्म में। तो जब वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, सबसे पहले जहाँ पे पहुँचती है वो पॉइंट जस्ट इसके ऊपर होता है। इसको हम बोल देते हैं भूकंप का एपिसेंटर। रील डाली थी मैंने इस पर अभी बना के, कितने लोगों ने वो देखी है? जहाँ पे मैंने बताया था अभी ईरान के सेमनान प्रोविंस में भूकंप आया है और वो मोस्टली मतलब चांसेस है कि वो एक मैन मेड अर्थक्वेक है। इसको फोकस या हाइपो सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। हम मापते कैसे हैं इसको? रिक्टर स्केल में इसके हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, जो कि एक लिमिटलेस स्केल होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। 1 से 10 ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और जो मर्क्याली स्केल होती है इसकी लिमिट होती है 1 से लेके 12 तक। ठीक है, मर्क्याली स्केल जो होती है ये इंटेंसिटी भूकंप का जो होता है उसको मेजर करती है। ये जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं जिसको रिकॉर्ड सीस्मोग्राफ करता है, ये 2 तरह की होती हैं, बॉडी और सरफेस वेव्स। बॉडी भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है पी और एक होती है एस। हाथ में चप्पल लेके भागती हैं, ये देखा हाथ में चप्पल लेके छोटे बच्चे गांव में एकदम तेज़ी से भागते हैं, बस वैसे ही भागती हैं। तो इसी वजह से दीज आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ, क्योंकि दे आर फर्स्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पी वेव्स जो होती हैं ये साउंड वेव्स को रिजेंबल करती हैं, साउंड वेव की तरह होती हैं। साउंड वेव की तरह होती हैं मतलब साउंड वेव क्या वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं? बताओ हाँ या ना। क्या इनको पोलराइज, क्या इनका ध्रुवीकरण हो सकता है? हाँ या ना। ये कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स? साउंड वेव सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में। वैक्यूम में नहीं करती हैं ट्रैवल, पोलराइज नहीं हो सकती हैं। ये होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल नेचर की। ये जहाँ चलती है वहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करती हैं, ऐसे समझ लो, स्ट्रेचिंग
और स्क्वीजिंग करके रख देती हैं जहाँ से भी गुजरती हैं ये, यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन एक तरह से करती हैं। बॉडी वेव सॉरी एस वेव की अगर बात करें तो ये सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल कर सकती हैं, ओनली सॉलिड। और सरफेस वेव जिनको लव वेव्स या एल वेव्स या फिर रैले वेव्स बोलते हैं, दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यही करती हैं। तो जब बॉडी वेव कोई चट्टान वट्टान से मिल जाती हैं तो वो अपने आप सरफेस वेव में तब्दील हो जाती है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिएगा, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक, समझ रहे हो, एनी का मतलब नेचुरल अर्थक्वेक, अकर इन लिथोस्फियर। जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो स्थल मंडल में आते हैं, लिथोस्फियर में आते हैं। लिथोस्फियर क्या होती है जरा बताना कमेंट में। तो सर पॉइंट ऑन दी अर्थ सरफेस, हिंदी वाले पढ़ लेंगे पॉज करके। पॉइंट ऑन दी अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एज एपी सेंटर ऑफ द भूकंप। यस, अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस। डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज देन शैलो फोकस अर्थक्वेक। नो, जो डीप फोकस वाले अर्थक्वेक होते हैं, अब खुद ही सोचिए, एक ये अर्थक्वेक है और एक ये अर्थक्वेक है, इसमें तुरंत आएंगी ना अर्थक्वेक वेव्स, तुरंत के साथ साथ एकदम ज़्यादा इंटेंसिटी की आएंगी। ये वाली नीचे वाला जो डीप अर्थक्वेक होगा उसकी तो लेट आएंगी, जब आएंगी भी तो थोड़ा सा उनका इंटेंसिटी कम हो चुका होगा। तो डीप फोकस अर्थक्वेक जो होते हैं वो उतने डैमेज नहीं करते हैं जितना का शैलो वाला करते हैं। शैलो मतलब जिनका उतना डेप्थ नहीं होता है। तो 3 वाले को एलिमिनेट करना था, आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था, लिथोस्फियर क्या होती है। तो लिथोस्फियर क्या होती है, लिथोस्फियर होती है हमारी अर्थ की जो लेयर्स होती हैं डिफरेंट, जो हमारी अर्थ की प्राइमरली 3 लेयर होती हैं, ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल और अंदर कोर। तो क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्रस्ट का जो सॉलिड अपर सॉलिड पार्ट होता है उसको जब हम ले लेते हैं, क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, इसको बोलते हैं लिथोस्फियर। लिथोस्फियर किसके ऊपर स्लाइड करती हैं, लिथोस्फियर यहाँ पे एक एस्थीनोस्फियर करके सेमी मोल्टेन या फिर सेमी प्लास्टिक फॉर्म होता है जिसको कि हम बोलते हैं एस्थीनोस्फियर। दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया नहीं, अभी दिखेगा शायद, दिखा अभी, ये हम एस्थीनोस्फियर लिख रहे हैं, एस्थीनोस्फियर है ये, यही होता है मैग्मा और लावा। कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं जरा बताना। तो ये 1% होता है, ये 84% होता है, ये 15% होता है बाई वॉल्यूम, ये 1% या फिर लेस देन 1%, ये होता है 68% और ये होता है 31% बाई मास, साउथ की फिल्मों वाला मास। एस्थीनोस्फीयर कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट है, 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं, 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं और बाकी माइनर है। सबसे बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट, सीजीएल टियर 1 में पूछा है ये क्वेश्चन को। अगला, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज का रोल क्या होता है। जी, तो मोहम्मद फैज़ के लिख रहे हैं, सा का इशू फर्स्ट टाइम कॉइन लार्ज नंबर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड को इशू बाई गुप्ता जी, प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड इशू बाई गुप्ता, कौन सा पेड स्टार्ट फ्रॉम कनिश। क्या लिख रहे हो, बड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो यार फयाज, हैं थोड़ा एक्सपैंड करोगे। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू थाला जी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट, थाला फॉर अ रीज़न है ना, थाली फॉर अ रीज़न। तो पैनक्रियाज का रोल क्या होता है। तो पैनक्रियाज, अच्छा ये बताओ, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है निट्टो वाले में कि अभी नहीं, कायदे से रिवाइज करवाया है, हाँ या ना बताओ मुझे जल्दी से, तो उसी हिसाब से फिर मैं प्रोसीड करूँ। पानी की सिर्फ कुछ बूंदें हैं, इनका मैं ग्रहण करता हूँ। ये पानी तो ख़त्म हो गया आज, पता है मैं बिना नहाए क्लास ले रहा हूँ। गेस करो क्यों, गेस करो क्यों ले रहा हूँ मैं, कुछ कारण होगा, ऐसे तो मैं लूँगा नहीं बिना नहाए, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। बताओ बताओ, पढ़ाए कि नहीं। यस सर, यस सर, नो, ये कैसे हो सकता है भाई, यस और नो कैसे हो सकता है, ये नो वाले, हाँ लेक्चर तुमने मतलब रिवीजन कर नहीं रहे हो, यही तो मतलब हुआ इसका। चलो भाई, तो मैं वो करवा देता हूँ आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देख लें, उठने में लेट हो गए, ना ना गलत, तौबा तौबा, सर को जुकाम हो रखा है, तबीयत खराब, नहीं नहीं तबीयत भी ठीक है, पानी ख़त्म, पानी कभी ठीक है, आंटी घर पे नहीं है, लेकिन फिर भी डांट नहीं पड़ी, सोचो आज क्यों नहीं पड़ी होगी, सोचो सोचो सोचो, शादी अच्छा ना ना ना, आउट ऑफ सेशन, ना ना, अभी बाल कटवाने जाने यार, काफ़ी टाइम हो गया, बाल कहीं कटवाना, तो बाल कटवाने जाना है इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन, किसको ले लें, मोहम्मद फयाज जी हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, निवाला रखते हैं यहाँ पे, जब निवाला रखते हैं यहाँ पे
तो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे सलिवरी ग्लैंड्स इनके सलिवरी एमाइलेज को रिलीज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करता है। देन इसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से यानी बकल कैविटी से। देन इनका ये फूड पाइप है, ठीक है, फयाज जी का बुरा नहीं मानेंगे फयाज जी, ठीक है। तो फूड पाइप से क्या है, फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस से क्या है, ये खाना टपकेगा कहाँ पे, स्टमक में, पेट में, और यहाँ पे रिलीज़ होगा क्या, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, मेनली HCl होता है जो मीडियम को एसिडिक बनाता है, कि सो दैट अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ रहा हो हार्मफुल तो वो मर जाए, और साथ ही साथ यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का एक एंजाइम होता है पेप्सिन, वो फंक्शन कर सके, क्योंकि पेप्सिन जो इसका काम ये होता है कि वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करे, तो वो आसानी से ब्रेक कर सके, इसलिए क्या होता है, मतलब मीडियम एसिडिक बनता है। देन इसके बाद यहाँ पे लगी होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। इन स्फिंक्टर मसल्स क्या करती हैं, ये स्फिंक्टर मसल्स अलाउ करती हैं, एक सेकेंड, फिर लिवर कहाँ बनाएंगे यार, चलो ठीक है अब लिख ही लेते हैं। स्फिंक्टर मसल्स अलाउ करती हैं यहाँ पे, अब खाना जाएगा कहाँ पे, इस तरह की जो हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है ये, ठीक है। छोटी आंत जो है वो 7 से 8 मीटर लंबी होती है, और खाना जब यहाँ पे जाता है तो इट इज़ द साइट ऑफ मेजर डाइजेशन, ज़्यादातर डाइजेशन यहीं पे होता है। कैसे डाइजेशन होता है, तो एक्चुअल में होता है यहाँ पे हमारा लिवर, ठीक है, ये लिवर हो गया मान लो ये, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो लिवर क्या करता है, ये लिवर है, ठीक है। तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, और इसमें कौन सी सेल्स होती हैं, याद है आपको, क्यूपफर सेल्स मैंने बताई थी। इसकी स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं, हीमाटोलॉजी की इसकी स्टडी को बोलते हैं। तो लिवर क्या करता है, यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर होता है नीचे ही उसके, तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, देन ये सेक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम जो होता है, बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस का काम होता है मीडियम को बेसिक बनाना, यानी कि जो पेट से, जो स्टमक से एसिड आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना। तो न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड ये तो काम नहीं हो सकता है किसका, पैनक्रियास का। इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि वो काम बाइल जूस करता है, ना कि पैनक्रियाटिक जूस करेगा। प्लस और क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन कर देना, ये काम होता है। अब यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज होगा इस तरह से, ठीक है। पैनक्रियाज क्या करेगा, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है जो लिवर होता है। जो पैनक्रियाज होगा, पैनक्रियाज जो होगा, पैनक्रियाज, वो पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करेगा। ये पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज होगा, एमाइलेज होगा, ट्रिप्सिन होगा, ये सब होंगे। तो जो लाइपेज होता है क्या है, वो बेसिक मीडियम में ही सिर्फ काम कर सकता है, जो बाइल जूस ने उसको करके दे दिया है। इसका काम वही होता है ट्रिप्सिन का, ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम कर सकता है जो बाइल जूस ने काम करके दे दिया। ट्रिप्सिन का वही काम होता है जो पेप्सिन का होता है, क्या, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करना। लेकिन पेप्सिन एसिडिक मीडियम में फंक्शन कर सकता है और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में। लाइपेज क्या करता है, ये फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करके रख देता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो खाना है वो चला जाता है बड़ी वाली आंत में। बड़ी वाली आंत है ये, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ 102 मीटर की होती है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है कोलॉन। कोलॉन क्या करता है, कोलॉन जो होता है ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। नीचे जो है ये रेक्टम और एनस में चला जाता है। अब नीचे जा नहीं पा रहे यार, कुछ ज़्यादा ही लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ने खोल के रख दिया ना थोड़ा सा। तो इस वजह से आप खुद ही सोच सकते हैं, इतना लंबा 7 से 8 मीटर का, तो खोलेंगे तो थोड़ा स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगी चीज़ें। तो उसके बाद रेक्टम आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, और उसके बाद एनस आ जाता है। ये ऑर्डर याद रखिएगा जहाँ जहाँ से पास होता है। तो जहाँ जहाँ से पास होता है खाना उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, आहार नली बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट लिवर और पैनक्रियाज नहीं होते हैं। यू शुड नो दिस, बिकॉज खाना वहाँ नहीं जाता। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, बकल कैविटी होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, रेक्टम और एनस, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका। सेक्रेशन ऑफ सर्फिकेंट्स टू ब्रेक अप लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये काम भी लिवर का बाइल जूस का होता है। सेक्रेशन ऑफ लाइपेस, एमाइलेस और प्रोटीएस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पैनक्रियाज में ही कौन सी होती हैं, आइलेट ऑफ लैंगर हेंस, है ना, आइलेट ऑफ लैंगर हेंस होती हैं, जिसमें कि बीटा सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, इसमें आपके होते हैं, ये सेक्रीट करती हैं इंसुलिन को, और यहीं पे होता है आपका पैनक्रियाज सेक्रीट करती हैं ग्लूकागॉन। काम क्या होता है, तो काम इनका ये होता है, इंसुलिन का होता है कि ये ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज को
फिर से ग्लाइकोजन में तब्दील करती हैं। इसका काम क्या होता है ग्लूकागॉन का? इसका काम होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, इसका उल्टा होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। विद रेफरेंस टू AIIB, नॉट AIB, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। AIB नहीं है ये, AIIB है। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि ये मैंने पिछली बार भी वैसे करवाया था, इस बार भी पता नहीं मैंने करवाया कि नहीं। बुक का नाम नहीं पूछा आपने, हम सबसे फॉर रिकमेंडेशन। भाई बुक का नाम है सच कुछ नहीं है ना, बस वही परमार बुक ऐसे करके कुछ रख दिया, परमार SSC। आर यू श्योर सर? क्या ये लीवर है? यस वो लीवर है। इस ड्राइंग के आगे ऑक्शन करेंगे, बिल्कुल ऑक्शन करवाएंगे अपन लोग, ठीक है, और इसको करोड़ों में बेचेंगे, है ना। आयु कॉमेडी भी यार मेरे को पता है इतना, मतलब अब तुम समझ लो मेरे को आर्ट वाले टीचर से ही मार पड़ती थी कभी कभी। अब समझ लो मेरी आर्ट वाले टीचर से तो किसी को मार नहीं पड़ती है। हाँ वो हालत थी मेरी कि आर्ट वाले टीचर मेरे से चिढ़ता था इतनी अच्छी आर्ट थी भाई, मेरे से एक ही चीज़ बनाई जाती थी, वो इस तरह से ये झोपड़ी, उसमें से दरवाजे बना देता था रोड निकाल दी, यहाँ चिड़िया उड़ा दी, यहाँ घास भी उसी तरह से बना दी जैसे चिड़िया बनी हुई है। बेचारी मैडम बोलती थी कुछ तो अलग बनाओ कब तक झोपड़ी में रहोगे, सैटरडे को मत। अच्छा चलिए भाई, तो ओनली वन। तो AIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस, 80 से ज़्यादा है। AIB इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन, सॉरी इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। AIB डज़ नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी मेंबर एशिया के बाहर से हो जाएगा इस एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक में तो अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी तीसरा गलत, है ना। तो मेन इसलिए क्वेश्चन को रखा था शो दैट कि वही चीज़ आपको सिखाने के लिए निट्टो कि भाई कोई मेंबर है ही नहीं आउटसाइड एशिया से, अगर एक भी मेंबर कोई एशिया के बाहर से हो गया अपने आप स्टेटमेंट गलत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो मतलब ये है कि सर ये बता रहा हूँ इस तरह से हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप उस तरह से करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेगर सॉइल इज और आर करेक्ट। इनमें से रेगुर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है या है? इट इज़ अ लाइट कलर्ड क्लेई एंड फर्टाइल सॉइल, इट इज़ डेवलप्ड ऑन डेक्कन basaltic lava under hot and humid conditions, cotton is extensively cultivated in this soil. रेगर दैट मीन्स ब्लैक सॉइल, है ना। अब ब्लैक सॉइल जो होती क्लेई नेचर की तो होती है नो डाउट, थोड़ी बहुत फर्टाइल भी होती है, बट लाइट कलर्ड नहीं होती है, क्योंकि ये बनती है लावा से। लावा से जब किस तरह के लावा से? बसाल्टिक लावा। अब बसाल्टिक लावा मतलब, तो सर ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू नहीं है प्रायद्वीपीय पठार, तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का है, इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक हमारा पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का है कुछ इस तरह का, ठीक है। इस तरह का कुछ उसका शेप है डेक्कन प्लेट्यू का, दक्कन का पठार का। नर्मदा नदी के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं, जहाँ मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और यहाँ पे आ जाती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ मालदा फॉल्ट या मालदा गैप, यहाँ करबी अंगलोंग प्लेट्यू आ जाता है, जिसकी हिल्स का नाम आप बता देंगे कॉमेंट में जल्दी से, करबी अंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये लाइट कलर्ड तो नहीं होने से, क्योंकि जब लावा पिघले मतलब लावा जमेगा तो वो डार्क कलर का निकल के आएगा, डार्क कलर की होती है ब्लैक सॉइल, लाइट कलर नहीं होती है, तो पहला वाला तो गलत होगा। इट इज़ डेवलप्ड ऑन डेक्कन बसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, यस। कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल, यस, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3। जो ब्लैक सॉइल होती है काली मिट्टी बड़ी स्टिकी हो जाती है, जब ये वेट होती है, जब गीली होती है तो ये स्टिकी नेचर की हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। और जब ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, क्रैक्स डेवलप होते हैं। अब ये जो ब्लैक सॉइल होती है काली मिट्टी, तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो शो कर रही है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी स्व जुताई, खुद से ही जुताई कर लेती है खुद की, ठीक है। तो सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, और ये काफ़ी इम्परमिएबल नेचर की होती है, यानी वाटर इतनी जल्दी परकोलेट नीचे नहीं कर पाता है, इम्परमिएबल। ये रिच होती है लाइम और आयरन में, ठीक है। और इसमें कम क्या होता है, तो पहली बात तो ये तुम गांठ बांध लो कि नाइट्रोजन लो होता है हर इंडियन सॉइल में, ऑलमोस्ट सब में नाइट्रोजन की कमी तुम्हें देखने को मिलेगी, तुम्हें फॉस्फोरस की कमी देखने को मिलेगी, ये तुम हर सॉइल के लिए याद कर लो अभी, चाहे वो एलुवियल हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे रेड हो, चाहे लेटराइट हो। समझ में आती है बात? तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ब्लैक सॉइल जो है
कॉटन कल्टीवेशन के लिए बड़ी सूटेबल। इसको कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कॉटन किस तरह की क्रॉप होती है, ज़रा ये बताएंगे। पहली कॉटन मिल कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी ये बताना है। जो रेड सॉइल होती है, लाल मिट्टी, ठीक है, इसमें जब पानी पड़ जाता है तो ये येलो हो जाती है, इसमें अगर पानी डाल देते हैं तो ये येलो पीली हो जाती है। ये वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पे लो रेनफॉल यानी कम बारिश होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे साउथ इंडिया में जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है ना, जिसको पीडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट बोलते हैं, जैसे ये वेस्टर्न घाट का पीडमॉन्ट जोन है यहाँ पे। और जो लैटेराइट सॉइल है इसको ब्रिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, काहे से इससे ईंटें बनाते हैं। इसमें ये लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू बनती है, जिसको निच्छालन की प्रक्रिया बोलते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव क्या होती है, एक्सटेंसिव रेनफॉल होती है, तब ये जो है बनती है लैटेराइट जो मृदा है। ये भी आपको साउथ इंडिया में तमिलनाडु वाले जो इलाके हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछे थे, ये खरीफ फसल होती है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, और पहली कॉटन मिल जो है 1818 में बनती तो है फोर्ट ग्लोस्टर में, कैलकाटा में, लेकिन चल नहीं पाती है, इसलिए फिर इसको बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन के नाम से बनती है 1854 में बॉम्बे में। 1855 में एकलैंड मिल रिसरा वेस्ट बंगाल में बनती है, जो पहली जूट मिल थी। एकलैंड मिल रिसरा वेस्ट बंगाल में पहली जूट मिल। इसको सिल्वर फाइबर बोलते हैं, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, सबसे ज़्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट बांग्लादेश से होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में बनता है वो, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल, अगर जलोढ़ मिट्टी बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा की मिट्टी है। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में, रफली 40% एरिया कवर करके रखती है। ये रिच होती है पोटाश में, पुअर होती है फॉस्फोरस नाइट्रोजन इन सब में, ठीक है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन सब में कम होगा, ये ध्यान रखना बस बात को आप, ठीक है। रेड क्यों होती है, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। अगला सवाल है, यस सबका सही, जूट मिल, यस। तो 11th क्वेश्चन है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर दिया हुआ लेफ्ट साइड में और एसोसिएटेड स्टेट लिखा हुआ राइट साइड में, जल्दी से बताइए। स्लैश एंड बर्न, स्लैश का मतलब है काटना, बर्न का मतलब है जलाना। ये क्या होता है, ये एक तरह का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि हमें ट्राइबल एरियाज़ में देखने को मिलता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक, कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ जो लिखे हुए हैं वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है। इंडिया में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जानते हैं। तो दहिया जी, ठीक है, तो दहिया जी तो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन चलो जो हमने याद किया, वैसे तो ये मध्य प्रदेश का होगा, लेकिन हमने कैसे याद किया था, कुरुवा। रोता कौन है, जब किसी छोटे बच्चे की चीज़ खंड खंड होकर टूट जाती है तब वो रोने लगता है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस का नाम बताओ जल्दी से, जो हमारे 8 क्लासिकल डांसेज हैं एज रिकॉग्नाइज बाई द संगीत नाटक अकेडमी, तो उसमें हमारा आंध्र प्रदेश का कौन सा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, पेंडा, ये सब कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है ना। तो ऐसे ब्रिंगा उड़ीसा में आपका, ठीक। तो 4123 ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, जैसे मैं आपसे पूछूं दीपा कहाँ पे, दीपा कहाँ बोलते हैं इसको, किस इंडियन स्टेट में। कुमारी कहाँ बोलते हैं इसको, किस इंडियन स्टेट में। झूम कहाँ पे बोलते हैं, किस इंडियन स्टेट में, ये आपको बताना है। देन आप बताएंगे ब्राज़ील में इसको क्या बोलते हैं। ब्राज़ील के अलावा आप बताइए कि इसको हम श्रीलंका में किस नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया में किस नाम से जानते हैं, मेक्सिको में किस नाम से जानते हैं। तो दीपा के नाम से जानते हैं। एक तो बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर, प्लस अंडमान और निकोबार में। कुमारी की बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स में। झूम नॉर्थ ईस्ट में। कैसे याद किया था भाई, 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, इतने सारे स्टेट हैं कि झूम जाओगे कि कहाँ कौन सा स्टेट कहाँ है, तो झूम गए वहाँ पे जाते ही। ब्राज़ील में रोका हो रहा है किसी का, या फिर ब्राज़ील में तुमको रोक लिया जाएगा अगर तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने जाओगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है कि बेकार है। श्रीलंका में इसको जानते हैं चेना के नाम से, यहाँ के लोग छेना बहुत खाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। इंडो पाक के बीच में लड़ाई होती रहती है तो इंडोनेशिया में लड़ांग के नाम से जानते हैं। मेक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में, ठीक है। वैसे उतना ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, वेनेजुएला में कोनुको। कभी शायद ही कभी एक का पूछे, ऐसे मैचिंग करके ही पूछता है इन तरह के क्वेश्चंस को, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, या फिर तुम्हारा वो क्या बोलते हैं ग्रासलैंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं। क्या पूछा था, हाँ, ये एग्री मतलब एनवायरनमेंट के लिए कैसे होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत ख़राब होते हैं। क्यों भाई, अब ये हैं हमारे पेड़ पौधे, इनको हम सिंक बोलते हैं, किसका, CO2 का। CO2 स्टोर करके रखते हैं ना, इसलिए अब तुमने काट दिया
तो CO2 तो रिलीज़ कर दी तुमने, पहली बात तो। दूसरी बात तुमने ये करी कि जो CO2 एक्स्ट्रा वो लेते, अब वो कहाँ जाएगी, वो भी एनवायरनमेंट में ऐड हो रही है। एंड CO2 इज़ अ व्हाट, ग्रीन हाउस गैस, GHG। प्लस लैंड, जो उन्होंने लैंड पकड़ के रखी थी, तो लैंड स्लाइड का भी खतरा बढ़ेगा, सॉइल इरोजन का भी खतरा बढ़ेगा। आपको पता है ना, सॉइल इरोजन, हवा चलेगी तो हवा का जो टॉप लेयर है वो उड़ के चला जाता है, तो वो सॉइल इरोजन है एक तरह से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं खूब बड़े 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 बड़े। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। आपको पता है ना कि डिफरेंट सॉइल इरोजन को रोकने के लिए डिफरेंट टेक्निक होती हैं। अगर पेड़ों की कतार लगा दोगे लगातार खूब, तो शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। अगर जैसे पानी की वजह से सॉइल इरोजन होता है ढलान में, तो हम कॉन्टूअर बंडिंग कर देते हैं वहाँ पे, ऐसा रख देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, सो दैट कि उसका वेलोसिटी कम हो जाए पानी का, तो कॉन्टूअर बंडिंग बोलते हैं उसको। टेरेस फार्मिंग भी इसीलिए करी जाती है, हिली एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग होती है। और एक और चीज़ होती है, एकदम से दिमाग में आई थी और चली गई, पता नहीं कहाँ गई। हाँ, मल्चिंग। तो मल्चिंग सॉइल इरोजन नहीं, मल्चिंग को किया जाता है सॉइल का मॉइस्चर रिटेन करने के लिए। मल्चिंग क्या होता है, जैसे कि कटाई हुई खेत की, तो डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाएगा ना अब सनलाइट का सॉइल में, तो इसलिए क्या होता है, जो पराली बचती है, रेजिड्यू बचता है, उसको छोड़ देते हैं सो दैट मॉइस्चर बना रहे सॉइल का। समझ आती है बात, आगे बढ़ें। इन इंडिया, बस 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके, बस, ठीक है। इन इंडिया हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। सर आपकी इनकम कितनी है? अच्छा, इनकम जाननी है, 150 रुपया है। इन इंडिया हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल, तो अब हम अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को हमेशा साथ में पढ़े हैं, है ना, क्यों? क्योंकि दोनों सेम तरह से हैं। ये कौन होता है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है ना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। ये भाई साहब आर्टिकल 76 में है, ये भाई साहब आर्टिकल 165 में है। इसके जो 4 क्लॉजेज हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है। पहला क्लॉज क्या है, पहले क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए, इनकी सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए, तो इनकी गेस कर लो किसकी होनी चाहिए और इनको कौन अपॉइंट करता होगा। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में ये लिखा हुआ है कि ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन, इसमें इसकी ड्यूटी लिखी हुई है। ड्यूटी क्या है, ड्यूटी इसकी ये है कि इसको एडवाइज करना है गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में, यानी इसीलिए तो बोल रही हैं सरकार का वकील है, यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तीसरे में लिखा हुआ है कि ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट, हर कोर्ट में जा सकता है, इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। चौथे में क्या लिखा हुआ है कि अगर इसने प्रेसिडेंट को प्लेजर देना बंद कर दिया, हट जाएगा ऑफिस से, यानी ऑफिस में तभी तक रहेगा जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता ही है। और एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा गवर्नर ऑफ द स्टेट, और हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे हमारे कंट्री के, वो MC सेतलवाद थे, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल भी थे हमारे कंट्री के। और अभी कौन है, अभी है आर वेंकट रमणी। और MC सेतलवाद हमारे पहले देश का जो लॉ कमीशन बना था उसके भी चेयरमैन यही थे। कमेंट में कुछ जल्दी से बता दो चीज़ें। PM प्राइम मिनिस्टर को लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट किसने बोला था? PM की ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में दी हुई है, इसके जो ड्यूटीज़ हैं वो किस आर्टिकल में दी हुई है, ये आपको बताना है। प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारा बिजनेस कंडक्ट होता है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो लिंचपिन बोला था नेहरू ने, नेहरू जी ने क्या बोला था, लिंचपिन होता है। लिंचपिन हमें कैसे पता चलता है? आर्टिकल नंबर 78 से पता चलता है, अनुच्छेद नंबर 78 से, जहाँ पे ये बोल लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर का काम ये है कि वो एक एज अ लिंकेज एक्ट करेगा बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन देनी होगी प्रेसिडेंट को उन सारे मैटर्स पे जिन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ डिसीजन ले रहे हैं, या फिर एक ने कुछ फैसला लिया बाकियों को कुछ पता ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता है, तो लिंचपिन है वो। और रही बात ड्यूटीज़ की, तो वही आर्टिकल 78 में ही ड्यूटीज़ दी हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की, अगर ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो। और क्या पूछे थे, ये इनके ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस कंडक्ट होता है इनके नाम पे, ये 77 में लिखा हुआ है, 77 में।
ठीक है 14th। बाकी 54 में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं कौन, प्रेसिडेंट। इनके पार्डनिंग पावर 72 में दिए हुए हैं। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर किस में दिया हुआ है, वो आपका 161 में दिया हुआ है प्रेसिडेंट गवर्नर का पार्डनिंग पावर। ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट का 123 आर्टिकल में है, गवर्नर का 213 में है, ठीक है ऑर्डिनेंस वाला पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और ये आपका क्वेश्चन उसी का ही है, मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वन ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड इनमें से एसडीजी कौन सा है। अब एसडीजी क्या होता है, तो एसडीजी होते हैं एक्चुअल में, इनको 2015 में ये आए थे, इससे पहले एमडीजी चला करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 2015 में सभी यूएन की कंट्रीज़ ने ये प्रण लिया कि 2030 तक हम ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करेंगे। ये है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर मेंस का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से मतलब है कि 2022 वाला मेंस हुआ था उसका ये सवाल है, तो इसमें हमें पता होने चाहिए सारे जो एसडीजीज़ हैं, तो उनको हम याद कर लेते हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक ये है, ठीक है, ये इस तरह से जैसे कि फ्यूज़ ज्यूज़, ठीक है, फ्यूज़ ज्यूज़ एस, कुछ जीव्स लोग हैं, वो कुछ जीव्स लोग हैं जो एस कर रहे हैं। कैसे एस कर रहे हैं, मतलब एस मतलब एक्सेल कर रहे हैं दवाई खाकर, और दवाई खाकर वो अपनी रिस्क को कम कर रहे हैं, रिस्क को कम कर रहे हैं। तो पी से पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, एच से हंगर, एच से हेल्थ। अब हंगर और हेल्थ, हेल्थ ऐसे आता है एच ई, ठीक है, ठीक है, तो हंगर हेल्थ। ई से एजुकेशन, डब्ल्यू से विमेन, विमेन का मतलब ही जेंडर इक्वालिटी होता है। एस से सैनिटेशन, ए से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ए सी ई अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डी डब्ल्यू से डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डबल आई से इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आर आई से रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, एस सी से सस्टेनेबल सिटी, सस्टेनेबल सिटीज़। रिस्क को क्या कर रहे हैं, अब रिस्क के बाद कैसे कम करेंगे अपने रिस्क को, तो भैया उसके लिए वो 2 कपूर लेंगे, 2 लहसुन लेंगे, और क्या करेंगे, लोगों को पीस और जस्टिस दिलाएंगे और पार्टनरशिप करेंगे। तो सी से आपका कंजम्पशन, सी से क्लाइमेट एक्शन, एल से लाइफ बिलो वाटर, एल से लाइफ ऑन लैंड, और पीस और ये पार्टनरशिप आखिरी वाले में क्या, आखिरी में सब आपस में मिल जाएंगे, ख़त्म, पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स, ठीक है। तो आखिरी में सब मिल जाएंगे, तो 2 कपूर, 2 लहसुन और 2 क्या है, 2 प्याज कर लो, पी से पीस और पी से पार्टनरशिप, तो 2 कपूर, 2 लहसुन और 2 प्याज, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, और यहाँ पे तो सिर्फ उसने आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर आपसे पूछ ले डायरेक्टली तो भी पता होना चाहिए। हाँ, ट्रिक ऑफ द डे, नेक रोटेशन, हाँ, नेक रोटेशन। भोपाल एसडीजी इंडेक्स मेजर्ड, यस, ऑल ऑफ द अबव लगाना है, ऑल ऑफ द अबव लगाना है, हाँ, ABCD। ज़ीरो हंगर, अब आप बता सकते हैं दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्लाइमेट एक्शन, 2 कपूर 2 लहसुन, याद आ रहा है, तो ये सब लास्ट के हैं, ये देख लो क्लाइमेट एक्शन ये, ठीक है। तो 13वां वाला होगा, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, तो पहले लाइफ बिलो वाटर थी, देन लाइफ ऑन लैंड था आपका, तो 2 कपूर था ना, तो क्लाइमेट एक्शन, और ठीक है 14 ही होगा ना ये, लाइफ बिलो वाटर, यस, लाइफ बिलो वाटर 14 ही होगा। और क्वालिटी एजुकेशन तो फ्यूज ज्यूस, ई से क्या था, एजुकेशन, यानी कि 1 2 3 4, मतलब आपको ये भी अगर याद हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा कि किस एसडीजी में क्या लिखा हुआ है। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच क्रॉप्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन्स अराइजिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी दैट कॉजेज द रेनफॉल इन पंजाब। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों से किन फसलों का लाभ होता है, राबी, जायद या फिर कैश या फिर खरीफ। तो मेडिटेरेनियन सी जो हमारा वेस्टर्न साइड में पड़ता है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं ये क्यों जनरेट होते हैं, बताएं, कोई बताएगा कमेंट में। तो क्या होता है ना कि अपर ट्रोपोस्फेयर में यानी ऊपरी क्षोभ मंडल में बड़ी तेज गति की, तेज स्पीड की, तेज वेलोसिटी की विंड बह रही होती है, उनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये जेट स्ट्रीम क्या इनको कैरी करके लेके आती हैं इंडिया के नदन पार्ट पाकिस्तान में, और सर्दियों में बारिश करती हैं, राबी फसल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। राबी फसल में क्या आती है हमारी, जैसे कि राबी में वीट यानी कि गेहूँ आता है आपका, मस्टर्ड आता है जिसको सरसों बोलते हैं हिंदी में आपका, और क्या आ जाता है मस्टर्ड के अलावा, लिनसीड आ जाता है ना, रेप सीड आ जाता है, पी आ जाता है, ये सब आ जाते हैं इसमें।
खरीफ में जैसे कॉटन अभी हम लोग देख रहे हैं तो वो आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली आ जाती है, पैडी यानी कि जो हमारा राइस वाला होता है, चावल की 3 वैरायटी को ग्रो किया जाता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, औस, अमन और बोरो। औस को अगस्त के टाइम पे, अमन को दिसंबर जनवरी के टाइम पर, बोरो को मार्च अप्रैल के टाइम पे। कैश क्रॉप वो होती हैं जिनसे कि हम पैसा कमाते हैं। ज़ैद क्या होते हैं, शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है मई और जून के महीने का, जिसमें कि क्या आती हैं, जिसमें कि हमारी चारा वाली फसलें आती हैं, दैट इज़ फॉडर क्रॉप्स हो गई। एंड जो ये ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा सब आता है, टमाटर वगैरह, ये सब ज़ैद में आता है। तो जेट स्ट्रीम से क्या करती हैं, लेके आती हैं इसको, जो अपर ट्रोपोस्फीयर में विंड ब्लो कर रही हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो है फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनते हैं, फ्रंट्स की वजह से बनते हैं। फ्रंट क्या होता है, जहाँ पे एक वार्म एयर मास एक कोल्ड एयर मास से मिल जाता है, दोनों का मिलन होता है, उस जगह पे क्या होता है, टेम्परेट फ्रंट बनता है, और उसी वजह से टेम्परेट साइक्लोन बनता है। वैसे ज़्यादा तो मैंने कभी सवाल देखे नहीं है इस चीज़ पे, लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या अंतर होता है, तो आप क्या बताएंगे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। आप साइक्लोन से देखिए सर क्वेश्चन बनता है, ये मत सोचिएगा। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं। साइक्लोन हमेशा एक लो प्रेशर यानी निम्न दाब के अराउंड बनता है। साइक्लोन का जो केंद्र भाग होता है, सेंटर, उसको किस नाम से जानते हैं, ये पूछता है आपसे। इसमें किस तरह के क्लाउड, बादल बनते हैं। तो सेंटर ऑफ दी जो साइक्लोन होता है, जहाँ पे कोई क्लाउड यानी बादल नहीं बनता है, उसको साइक्लोन की आंख, आई बोलते हैं। क्लाउड जो बनते हैं यहाँ पे आसपास, वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होते हैं। और साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में कैसे रोटेट करते हैं, तो ये रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ आती है बात। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ समुद्र में आ सकते हैं। ये जो टेम्परेट हैं ये सी एंड लैंड दोनों में आ सकते हैं, दोनों में। ये बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं, यानी बड़ी जल्दी आते रहते हैं, बड़े कम आते हैं ट्रॉपिकल। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं ट्रॉपिकल जो होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव। ये लेस एरिया कवर करते हैं, कम। ये ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, मोर एरिया। ठीक है इतनी चीज़। और जो एंटी साइक्लोन होता है वो हाई प्रेशर के अराउंड बनता है, उच्च दाब के अराउंड बनता है। अब साइक्लोन अगर नदर हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सदर्न में क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज नदर हेमिस्फीयर में घूम रहा है तो एंटी साइक्लोन नदर हेमिस्फीयर में कैसे घूमेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि साइक्लोन का एंटी है तो उसका एंटी एंटी होगा, वो अपोजिट होगा, सिंपल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज शोन बाय लोकटक लेक। जो लोकटक लेक होता है वो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। 2025 स्ट्रैटेजी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स लाओ एंड रिवीजन का भी बेस्ट वे कवर करना वीडियो में सर मंडे से पहले कशिश जी तो नहीं हो पाएगा। मंडे को हम ट्राई करेंगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि आज तो आपका वो होगा, मतलब बुक का अनाउंसमेंट होगा, कल सुबह केमिस्ट्री का 1 शॉट रहेगा रेलवे के लिए फिर शाम को निट्टो रहेगा, तो फिर अगले वीक ही हो पाएगा ना। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज़ शोन बाय लोकटक लेक। और भाई इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी हेल्थ का, है ना, क्योंकि है क्या ना कि ठंडा पानी ये सब बिल्कुल अवॉइड करना, ठंडा पानी और ये सब, क्योंकि आपको वही ना फिर खांसी जुकाम का, क्योंकि चेंज हो रहा है सीज़न। और थोड़ा सा लोगों से बहुत ज़्यादा टच में ना रहना। अगर आपको पता चल जाए कि इस बंदे को कुछ है खांसी जुकाम वगैरह, तो बिल्कुल ही अवॉइड करना भी, है ना, क्योंकि फिर आपको पता है सीज़न चेंज हो रहा है ना। तो सीज़न चेंज हो रहा है तो ज़्यादा ठंडक में नहीं रहना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज शोन बाय लोकटक लेक। तो डेंडेटिक कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होता है, दैट रिजेंबल्स अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, दैट रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ अ ट्री, है ना, पेड़ की शाखाओं की तरह दिखता है। रेडियल क्या होता है, जहाँ एक सेंट्रल डोम या पीक से रिवर्स निकलती हैं। इसका एग्जाम्पल है कौन, इसका एग्जाम्पल है अमरकंटक ड्रेनेज, अमरकंटक का प्लेट्यू। यहाँ से कौन सी रिवर्स निकलती हैं जरा बताइए तो। सेंट्रीपिटल होता है जहाँ पे एक सेंट्रल लेक या फिर खांसी सी मुझे क्यों लग रही है भाई सेंट्रल लेक या फिर डिप्रेशन में सारी नदियाँ जो हैं वो आके अपना वाटर को डिस्चार्ज कर देती हैं। ट्रेलिस होता है जहाँ पे ट्रिब्यूटरीज क्या हो गया जॉइन दी रिवर एट 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलरली ज्वाइन करती हैं। ठीक है, इसको ट्रेलिस बोलते हैं। नहीं, ट्रेलिस कुछ इस तरह का दिखेगा आपका, इस तरह का। ठीक है, और क्या पूछा था मैंने, हाँ, अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सी निकलती हैं, तो नर्मदा और सोन निकलती है। ठीक है, नर्मदा और सोन। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी जरा बताएंगे तो। और नर्मदा हमें पता होना चाहिए कि रिफ्ट वैली में आप कहाँ गए थे, कहीं नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर बात करें तो वेस्टर्न साइड में फ्लो होती है रिफ्ट वैली में, ठीक है। तो ये अमरकंटक प्लाटीव है, सोन ऐसे निकलती, गंगा की ट्रिब्यूटरी नर्मदा इस तरह से निकलती है जो रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में बहती है और वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे बड़ी नदी है। लोकटक लेक में ही आपको, ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है। ये कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क यहीं पे देखने को मिलेगा जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। दिस अलॉन्ग विथ द क्योला देव जो घाना नेशनल पार्क में जो वेटलैंड है, ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। ये चीज़ और एक चीज़ और कमेंट में आप बताएंगे, ये आप देख सकते हैं डेंडेटिक रिजेंबल ब्रांच ऑफ ट्री। रेडियल में क्या रेडिएट हो रही हैं सारी दिशाओं में जो स्ट्रीम्स हैं। ट्रेलिस में आप देख सकते हैं 90 डिग्री में ज्वाइन किया जा रहा है और रेक्टेंगुलर और इरेगुलर नहीं पूछेगा आपसे। और क्या पूछना था, हाँ, किस स्टेट को मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। कितने आपके क्वेश्चन सही हुए जल्दी से बताएंगे आप। मोलासिस बेसिन। और एक क्वेश्चन और, एक और कर लो। ग्रास लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर नोन बाय द नेम ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ग्रास लैंड किस नाम से जाने जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो ग्रास लैंड दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब देखो वहाँ पे भी ट्रॉपिकल टेम्परेट किए थे कि नहीं किए थे, किस बेसिस पे किए थे। और ऑस्ट्रेलिया, अच्छे तो मैं बताना ही भूल गया, ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं इनको, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो पता होगा ना सभी को, विली विली। ईस्टर्न पैसिफिक में और वेस्टर्न पैसिफिक में किस नाम से जानते हैं। तो वेस्टर्न पैसिफिक में तो ध्यान रखना, ईस्टर्न पैसिफिक नहीं, वेस्टर्न पैसिफिक ध्यान रखना। यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक में बात कर रहा हूँ साउथ चाइना सी की, है ना, चाइना और फिलीपींस यहाँ पे। तो चाइना, फिलीपीन, जापान, यहाँ इनको टाइफून के नाम से जानते हैं। एटलांटिक में किस नाम से जानते हैं, एटलांटिक ओशन जो कि एस शेप का सी है, यहाँ जो बिजिएस्ट ओशन है आपका। और यहीं पे मैंने पूछा था कि जो एटलांटिक ओशन है उसके नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा एक बॉर्डरलेस सी है, तो उसको सरगैसो सी के नाम से जानते हैं। सरगैसम ग्रास यहाँ पे रहती है जो कि एक तरह का ब्राउन एल्गे होता है। तो एटलांटिक जो ओशन होता है, क्या पूछा था मैंने, यहाँ पे इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो हरिकेन, टाइफून, विली विली पता होना चाहिए। तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट किस बेसिस से बोला था कि अगर ट्रॉपिक्स के बीच में आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उसको ट्रॉपिकल बोलेंगे। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आ रहा है तो टेम्परेट बोलेंगे, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आ रहा है तो उसको हम टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे। बिकॉज ये चीज़ हमें पता है कि ये जोन्स क्या होते हैं। ये आपका जैसे इक्वेटर है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये जो होता है ये टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन बोलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन, इसको साउथ टेम्परेट जोन। और ये जो दो जोन होते हैं इनको फ्रिजिड जोन बोलते हैं हम, क्या, फ्रिजिड जोन। तो उसी तरह है ट्रॉपिकल हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं और एक टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ट्रॉपिकल में जैसे सवाना हो गया, कहाँ है ये सवाना, कंपोस हो गया, ये कहाँ पे जरा बताएंगे। टेम्परेट में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पंपास जो मैंने लिखा है ये टेम्परेट ही है, और पेरी भी टेम्परेट है और स्टेपी भी टेम्परेट है। तो जो पंपास होता है, पास में आओ, कौन, किसको बोल रहे हो आप, टीना को, ठीक है, आपकी फ्रेंड है टीना, तो पास इस तरह से। तो अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। कंपोस ये आपका ब्राज़ील में है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ब्राज़ील में, ऐसे याद कर लेंगे BC करके, ठीक है, BC, ठीक है। और सवाना, सबाना, जब फ्री का होता है तो हम बोलते हैं सबाना, फ्री का, अफ्रीका, सवाना। बड़ी बड़ी यहाँ पे टॉल ग्रासेस देखने को मिलती है, उन ग्रासेस को एलिफेंट ग्रास बोला जाता है, जो बड़ी बड़ी सी घास देखने को मिलती है ट्रॉपिकल वाले में, क्योंकि बारिश खूब होती है तो बड़ी बड़ी घास होती है। टेम्परेट वाले में छोटी घास होती है, बड़ी न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। प्रेरीज ये होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, जिनको कि किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा। नॉर्थ अमेरिका मतलब वो USA और खालिस्तान वाला जो रीजन है अपना। स्टेपीज़ की अगर बात करेंगे तो इसको एशिया में स्टेपीज़ के नाम से जानते हैं। प्रेरीज जो है इनको वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। अब साउथ अफ्रीका में किस नाम से जानते हैं, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन में है ही नहीं। किस नाम से जानते हैं, फेल्ट के नाम से, जिसको VELD करके लिखते हैं, वेल्ट्स, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जानते हैं। हंगरी में इनको पुश्तास के नाम से जानते हैं, ठीक है। हंगरी में किस नाम से जानते हैं, पुश्तास, पुश्तास। लैमिनेरिया भी ब्राउन एल्गे होता है, यस, लैमिनेरिया हो गया, केल्प हो गया, और सरगैसम हो गया, ये सब ब्राउन एल्गे होता है। ब्राउन एल्गे को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गे को बोलते हैं फाइयोफाइके, और ये सब खाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लोरेला क्या होता है, ग्रीन एल्गे होता है, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन और इन सब में, है ना। ऐसे ही होता है हमारा क्लामिडोमोनास, ठीक है, क्लाडोफोरा, ये भी सब होते हैं, ठीक है। नॉस्टॉक क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, ठीक है। इसकी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल परमार SSC पे मिल जाएंगे, ठीक है। परमार 3.0 GK बैच है, ये कंप्यूटर की क्लासेस मेंस के लिए चल रही हैं,
सर बाल कटवाने भी बताते हैं तुम्हें कहाँ जाएंगे, ठीक है। हम बाल कटवाने पता है कहाँ जाते हैं, पहले बताते हैं कंप्यूटर के बैच के बारे में। तो कंप्यूटर आपको पता है मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGL हो चाहे CHSL हो, तो कंप्यूटर की क्लासेस अमन सर ले रहे हैं, अलग से बैच बना हुआ है, 49 इसका कॉस्ट है। वैसे आप फ्री में भी कर सकते हैं इसको, लाइव इसकी स्ट्रीमिंग फ्री ही होती है यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं, क्विजेज़ मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, 49 रुपीज़ में। और अगर आप इस बैच में हैं अगर 3.0 में, तो आपको कंप्यूटर बैच की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें है। क्या इस बैच को लेने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है 3.0 की। अगर आप सिर्फ मेंस के लिए जा रहे हैं तो मेंस के लिए मैंने 2.0 रिकमेंड किया था, जो रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड नहीं है अभी, तो ये स्टार्ट हुआ है, तो इसका आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो फिर आप क्या करेंगे, हिस्ट्री तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि वो तो अभी स्टार्ट हुआ है ये बैच। तो 2.0 है आपके लिए बैच अगर लेना है तो। वैसे तो मैं वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है, FRB फ्री में पड़ी हुई है, PYQ सीरीज़ फ्री में पड़ी हुई है, आपने वो किया तो उसको रिवाइज़ करिए मल्टीपल टाइम्स। निट्टो 2 दिन होता है उसको करिए, कंप्यूटर करिए, उतना ही सफिशिएंट है अपने आप में, उसको बार बार रिवाइज़ करिए, ठीक है। नया कंटेंट लेने से कुछ नया ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, ठीक है। हो जाती है, बिल्कुल होती है नए ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन पहले जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसी को ही उसको कंसोलिडेट कर लें आप। मैं बस इतना बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। पुल के नीचे जाते हैं सर पुल के नीचे जाते हैं, बिल्कुल पुल के नीचे जो नहीं होता है खंभे में जो शीशा लगा के, वहीं जाते हैं बेटा। और वहाँ पे जो है माधुरी दीक्षित और कैटरीना कैफ की फ़ोटो लगी होती है, तुम कब आओगे फिर हम बोलते हैं जल्दी आएंगे, लेकिन हेयर फॉल इतना हो रहा होता है कि भाई जल्दी मिलना ही नहीं हो पाता, लेकिन आज मिलूंगा भाई पूछता है वाल वाला कैसे काट देने का, भाई तू काट दे, जैसे जो डिज़ाइन चल रहा है आजकल वो काट दे, ठीक है। पूछा उछा मत करो, हम बैठ के एकदम आनंद लेते हैं, कट 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 इधर उधर भारत वर्सेस न्यूजीलैंड बहुत तगड़ा मैच चल रहा है गुरुजी। अच्छा चलो उसी के पास जा देखेंगे, वो देखता है बंदा मैच, वो मैच सामने लगाए रहता है फ़ोन में मैच, उसी के पास जाके आज देखते हैं पूरा। आज आप नाई की दुकान पे ही पकड़ लेंगे, आज परमार सर का फेस हरियाणा जीके करवा सकते हो क्या, कोई चांस सजेस्ट? हरियाणा जीके तो मुश्किल है, चैनल तो मुझे पता नहीं है। सर बज़ कट करवाना है, बज़ कट क्या होता है भाई? वो पूछता है मेरे से हर बार कैसे काट दें, मैंने कहा कैसे क्या काट दें भाई, जैसे काटे जाते हैं काट दो, बड़े हो गए इनको काट दो कैसे क्या काट दें? अरे पूछेगा दाढ़ी बना दे, मैंने कहा दाढ़ी नहीं बनाएगा तू एकदम, ठीक है। दाढ़ी के लिए मैंने ट्रिमर ले रखा है, उससे मैं पैसा वसूल करूँगा अपना, तुम्हें फालतू में दाढ़ी का पैसा नहीं दूंगा। अच्छा चंपी वम्पी करवाता है कोई यहाँ पे होता है क्या, जैसे मेरी नेक काफ़ी दर्द कर रही है, ठीक है, तो एक दिन मौसी ने नहीं मम्मी ने बोला चंपी करवा लो, तो फिर मैंने देखा तो था कि कुछ लोग करवाते हैं, लेकिन मेरे से क्या ना हिम्मत नहीं होती है बोलने की कि भाई चंपी कर दो, पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैंने एक बार अभी पिछली बार हिम्मत करके उससे बोला, ठीक है, मैंने बहुत हिम्मत करके बैठा रहा, मैंने कहा भाई आज तो बोल देना, आज तो बोलना इससे आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं चंपी करवा के ही जाऊँगा। और उन्होंने बोल दिया, भाई साहब दिन में तारे दिखा दिए उसने, बिना स्पेसशिप के उसने स्पेस भेज दिया मेरे को जो उसने मारा ठोका पीटा मचाई सिर में ना, मैंने उसी दिन, अब मैं उससे क्या बोलूँ कि भाई आराम से मारो यार ये भी तो नहीं बोल सकता, तो मैंने सोच लिया था उसी दिन कि भाई अब तो ये चंपी वम्पी मैं कभी ना करवाऊँगा। वही तो मैंने इतने टाइम से, ये समझ लो मुझे 1 साल का समय लगा होगा ये बोलने में उससे कि भाई चंपी कर दो मेरी, मैं इतना ज़्यादा हर बार ज़्यादा था समझ के नहीं, इस बार तो बोल दूंगा चाहे कुछ भी हो लेकिन बुक का था, बुक आज आ जाएगी, ठीक है। फैज़ल भी क्या फ़ैयल भी करवा लीजिएगा, ये क्या होता है? फ़ैयल क्या होता है भाई? फ़ैयल भी कुछ चीज़ होती है क्या? सर अच्छा तुम्हारा भी यही हाल है क्या, तुम भी करवाना चाहते हो चंपी लेकिन बोल नहीं पा रहे हो? क्या आप भी चंपी करवाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने नाई से बोलने में डर लगता है? तो हमारे लीजिए अगला नया कोर्स कैसे नाई से चंपी के लिए बोलें, है ना। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। और सनी वेस्ट क्रॉसिंग आइडियल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वी विल एडवांस आर डेट एंड नॉट रिटार्ड, प्लीज़ रिव्यू।
वेस्ट से ईस्ट जब हम जाएंगे आइडियल के, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, तो विल गेन अ डे और लूज अ डेट, ठीक है। सबसे अच्छा गांधी जी कट मार लो, टेंशन नहीं है, 4 महीना इधर। अच्छा गांधी जी कट, हाँ चलो भाई, अब मुझे कट मत बताओ, वोल्फ कट और ये सब। अब मिलेंगे कल, और मोस्ट प्रॉब्ली कल जो है CGL जो Tier 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनमें हम नेटो लगा सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो वो शाम को रहेगी क्लास, बिकॉज मॉर्निंग में हमारा रेलवे का क्लास है इसलिए, ठीक है। ऑलराइट, तो कल रेलवे का क्लास रहेगा मॉर्निंग में। थैंक यू। हाँ करवा चौथ की तैयारी चल रही, अच्छा अकेले अकेले थोड़ी ना मना जाता, ठीक है। रेलवे क्लासेस टाइमिंग, तो रेलवे की टाइमिंग तो देखो PYQ सीरीज चल रही रेलवे की, अब मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को, लेकिन अभी हमारे वन शॉट स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो वो भी रहेगा उसके साथ साथ। बाकी टाइमिंग रेलवे की तो शाम को रहती है 6 बजे। कितने लेक्चर्स होंगे निट्टो के, कितने लेक्चर्स होंगे शुभम शर्मा, वो डेट पे डिपेंड करता है कब एग्ज़ाम होगा, तो उसी पे डिपेंड करता है। तो वो निट्टो के लेक्चर्स होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, देन हम लास्ट में चीज़ों को समराइज़ करेंगे, कुछ बड़े बड़े लेक्चर्स लूँगा, लेकिन डेट तो आना पड़ेगा। कटोरा, हाँ कटोरा कट से तो तुमने बचपन की याद दिला दी मम्मी। अरे यार पूरा लिखा हुआ चला गया यार, 2 बार AC पे प्रेस हो गया, कैसे आएगा भैया? पूरा लिखा हुआ चला गया यार इसमें तो। अब भाई नोट्स के सहारे ही, अगर किसी ने कोई अगर मतलब ये PPT का भेज सकता है तो इस नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। ये जो WhatsApp नंबर है इस पे प्लीज़ आप जो भी मतलब लिखा था, अगर कोई किसी के पास स्लाइड का स्क्रीनशॉट इस तरह से अगर किसी ने लिया है या फिर लेगा कोई, तो प्लीज़ इस नंबर पे WhatsApp आप कर दीजिएगा PDF बना के, बिकॉज आई थिंक सब उड़ गया यहाँ से जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी थी इसमें। तो अगर कोई भी PDF PPT के स्क्रीनशॉट लेके अगर कोई PDF बना सकता है तो बना के प्लीज़ इस WhatsApp पे भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि परमार सर को फॉरवर्ड कर दीजिए इसको, बिकॉज ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। चलो दोबारा नहीं लिखेगा, और वो Ctrl Z से होता नहीं, पता नहीं आप लोग बोलते हो, मुझे पता है कि वो अंडू हो जाता है, जो भी अंडू रीडू होता है, लेकिन वो होता नहीं है, पता नहीं है, मतलब वो लिखा हुआ चीज़ नहीं आता है जो टेक्स्ट होता है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, और मिलते हैं कल, थैंक यू। और कंप्यूटर बैच का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्लासेस चल रही हैं, और वो भी आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, है ना। थैंक यू।